हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू आई एग्जाम बी। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे इंटेलिजेंस ब्यूरो सिक्योरिटी असिस्टेंट और एमटीएस के लिए जितने भी आपके जनरल अवेयरनेस से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो सकते हैं उन सभी को मैंने हर सब्जेक्ट का जो भी जनरल अवेयरनेस में होते हैं आपके, जैसे हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, फिजिक्स, बायोलॉजी या करंट अफेयर्स, तो हर जगह से क्वेश्चंस लिए हैं इंपॉर्टेंट, जो कि आपकी प्रैक्टिस के लिए एक तरीके से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, आपके लिए जरूर हेल्पफुल साबित होगा। ठीक है, इन क्वेश्चंस के माध्यम से आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस तो करेंगे ही साथ आंसर्स के साथ साथ दो चार एक्स्ट्रा फैक्ट्स जो आपके लिए और ज्यादा हेल्पफुल साबित हो सकते हो आपको बताने का ट्राई करूंगा। आपके रिस्पॉन्सेज पे डिपेंड करेगा कि इस सीरीज को हम लोग कितना आगे तक कंटिन्यू कर सकते हैं और हम इसमें कितना आपके लिए कर सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगेगा। तो इसी जोश और उत्साह के साथ चलिए शुरू करते हैं। सारे क्वेश्चंस जंबल्ड हैं, मतलब कोई ऐसा नहीं है कि पहले हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी ऐसे नहीं लिया गया है, कोई भी कहीं से भी आ सकता है। तो इस तरीके से हम इनको कर रहे हैं और ये क्वेश्चंस कभी ना कभी किसी ना किसी एग्जाम में कहीं ना कहीं पे पूछे जा चुके हैं। ठीक है, इजी से क्वेश्चन है। सबसे पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। ज्यादा लंबा वीडियो नहीं बनाने का ट्राई करूंगा, जल्दी जल्दी इसको खत्म करने का ट्राई करेंगे ताकि आपका टाइम भी वेस्ट ना हो। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है, गंगा इज अ रिजल्ट ऑफ कॉन्फ्लुएंस ऑफ रिवर्स भागीरथी एंड अलकनंदा एट विच प्लेस। गंगा नदी भागीरथी और अलकनंदा का संगम है, इनके संगम से बनती है गंगा नदी। आपसे पूछ रहे हैं कि कौन से स्थान पर, कहां पर जाकर के इनका संगम होता है जब ये गंगा नदी बनती है। आप सभी को पता होगा गंगा नदी निकलती है गंगोत्री से, लेकिन वह गंगा की फॉर्म में नहीं निकलती, वहां से निकलती भागीरथी। भागीरथी में इनमें से एक स्थान है देवप्रयाग, कर्णप्रयाग, गंगोत्री, रुद्रप्रयाग, जिस स्थान पे भागीरथी और अलकनंदा का संगम होता है और वहां से यह नदी बनती है गंगा नदी। और ये सारा का सारा सिस्टम है कहाँ का, आपके राज्य उत्तराखंड का। ठीक है, तो ये गंगा का एक छोटा सा मैप है जिसमें हम लोग देखते हैं किस तरीके से होता है। इसमें आपको 5 प्रयाग, उसके साथ साथ गंगा की फॉर्मेशन कैसे होती है, कैसे उसका उद्गम होता है, ये चीज यहाँ पे दिखाई गई है। सबसे पहले बद्रीनाथ आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, यहाँ से नदी निकलती है अलकनंदा नदी। स्टार्टिंग में यहाँ से क्या आएगी, अलकनंदा नदी आएगी। जब ये नीचे आती है तो यहाँ से इसके लेफ्ट साइड में, बाएं साइड में एक नदी इसमें जाके मिलती है, इसको बोलते हैं धौली गंगा। और यह जहां पे आके मिलती है इसको बोलते हैं विष्णु प्रयाग। ठीक है, ये कौन सा प्रयाग है आपका, विष्णु प्रयाग। विष्णु प्रयाग में अलकनंदा में धौली गंगा नदी आकर के मिल जाती है। फिर भी यह नदी अलकनंदा ही कहलाती है क्योंकि उस नदी का वॉल्यूम और पानी वगैरह सब उसमें ज्यादा होता है, इसलिए इसको बोलते हैं अलकनंदा नदी। इसके बाद भी, उसके बाद जब अलकनंदा नीचे आती है तो नंदाकिनी नदी आकर के मिलती है इसमें यहाँ पर, और इस स्थान को बोलते हैं हम लोग नंद प्रयाग। कौन सा प्रयाग, नंद प्रयाग। नंद प्रयाग में मिलती है अलकनंदा और नंदाकिनी नदी। ध्यान रखेंगे, मैंने तो क्वेश्चन में आपसे भागीरथी और अलकनंदा पूछा है, लेकिन आपसे क्वेश्चन में कुछ भी पूछा जा सकता है, इसलिए आपके सामने बता रहा हूं। उसके बाद भी यह नदी अलकनंदा ही कहलाती है क्योंकि इसका वर्चस्व इस नदी में अभी भी ज्यादा रहता है। तो उसके बाद जब ये नीचे आती है तो इसमें एक नदी मिलती है जिसको बोलते हैं पिंडर गंगा। तो यह पिंडर गंगा इस अलकनंदा में मिलती है और जहां पे मिलती है उसको बोलते हैं हम लोग कर्ण प्रयाग। ठीक है, पहले विष्णु प्रयाग, देन नंद प्रयाग, उसके बाद कर्ण प्रयाग। उसके बाद भी यह नदी अलकनंदा नदी ही कहलाती है। फिर यह नदी नीचे आती है और यहाँ पे इससे एक नदी मिलती है जिसको हम लोग बोलते हैं मंदाकिनी। ध्यान रखेंगे, यह मंदाकिनी है और यहाँ वाली जो थी, जो किसको यहाँ पे मिल रही थी कर्ण प्रयाग पे, विष्णु प्रयाग पे, यह थी नंदाकिनी। तो यह मंदाकिनी, तो मंदाकिनी नदी निकलती है केदारनाथ से। ठीक है, तो केदारनाथ से आती है मंदाकिनी और रुद्रप्रयाग में आकर के अलकनंदा से मिल जाती है। उसके बाद भी यह नदी अलकनंदा ही कहलाती है क्योंकि इसका वॉल्यूम और वर्चस्व इसका भी ज्यादा है। अब इससे नीचे आती है तो एक स्थान आता है देवप्रयाग। देवप्रयाग में गंगोत्री से निकल के आती है एक नदी जिसको बोलते हैं हम लोग भागीरथी। यह भागीरथी नदी इस अलकनंदा में आकर के मिल जाती है देवप्रयाग में। ठीक है, यह कौन सा प्रयाग, देवप्रयाग। और यही आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि अलकनंदा और भागीरथी जहां पे मिलती हैं उस स्थान का नाम क्या है, उस स्थान का नाम है देवप्रयाग। यहाँ पे गंगोत्री से निकलने वाली भागीरथी और यहाँ से आने वाली अलकनंदा आकर के मिल जाती है। अब जब यहाँ पे आगे मिलती है तो अब इसका नाम अलकनंदा नहीं रहता, उसके बाद ये नदी कहलाती है क्या, गंगा नदी। ठीक है, देवप्रयाग में अगर आप कभी भी गूगल में इमेजेस डालेंगे, देवप्रयाग में संगम डालेंगे, एक बहुत प्यारा सा संगम आपको देखने के लिए मिलेगा जिसमें भागीरथी और अलकनंदा मिलती हुई दिखाई देती हैं। यहां से सम्मिलित रूप से इसको बोलते हैं गंगा नदी। इसके बाद यह गंगा नदी नीचे आती है और पहली बार जब यह मैदानी इलाके में आती है तो वह इलाका कहलाता है हरिद्वार। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पर्वतों से उतरते हुए
पहली बार गंगा नदी मैदानी इलाके में इनमें से कौन से स्थान में प्रवेश करती है? तो वह कौन सा स्थान है? हरिद्वार। हरिद्वार पहला मैदानी इलाका आता है और उसके बाद ये नदी प्रवेश कर जाती है उत्तर प्रदेश में। ठीक है, यमुनोत्री से आती है यमुना नदी और यह नदी आकर के यूपी में गंगा नदी से मिल जाती है इलाहाबाद के पास। ठीक है, इतनी जानकारी आपको मिलती है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? देवप्रयाग। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है? वन ऑफ द कॉमन फॉर्म्स ऑफ रिप्रेजेंटिंग रिमोट सेंसिंग डेटा एज इंफॉर्मेशन इज इन द फॉर्म ऑफ। बेसिकली यह मानचित्र या मैप के बारे में है। बहुत तरीके के मैप देखे जाते हैं, पॉलिटिकल, थीमेटिक, ठीक है, ज्योग्राफिकल, विषयगत, राजनीतिक, बहुत तरीके के आपके मैप्स होते हैं। तो उन्हीं में से आपसे पूछा जा रहा है कि रिमोट सेंसिंग डेटा के माध्यम से जब हम लोग इंफॉर्मेशन को गैदर करते हैं, उसको जब मैप में पुट करते हैं, वहां पे डालते हैं, तो उस तरीके के मैप को क्या बोलते हैं? डायरेक्ट आंसर है इसका, रिमोट सेंसिंग डेटा के माध्यम से जो मैप बनाया जाता है उसको क्या बोला जाता है? हमेशा उसको बोलते हैं हम लोग थीमेटिक, यानी कि विषयगत मैप बोला जाता है। समझ रहे हैं इस चीज को? इस तरीके से यह होता है। पॉलिटिकल क्या होता है? ऐसा मैप जहां पे आपको हर रीजन की पर्टिकुलर बाउंड्रीज देखने के लिए मिल जाती है, उसको हम लोग बोलते हैं पॉलिटिकल या राजनीतिक मैप कहते हैं। आगे बढ़ जाते हैं। विच कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल, अब ये पॉलिटी से आ गया। विच कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल डिफाइंस ऑफिशियल लैंग्वेज फॉर कम्युनिकेशन बिटवीन द स्टेट एंड अनदर स्टेट एंड द यूनियन? इनमें से कौन सा एक अनुच्छेद है जो एक राज्य और एक यूनियन टेरिटरी, एक राज्य और अन्य दूसरे राज्य, या फिर एक से अधिक राज्यों के बीच में आधिकारिक भाषा को परिभाषित करता है कि वह लोग किस भाषा में एक दूसरे से वाद संवाद करेंगे? वहां पे आर्टिकल 349, 346, 243 या फिर 305 कौन सा अनुच्छेद करता है? भारतीय संविधान का आर्टिकल नंबर 346, आर्टिकल नंबर 345 बताता है कि भाषा बात कर यूनियन के साथ, अगर आपको कोई भी स्टेट यूनियन से जब कन्वर्सेशन करेगा, वहां पे उसका डील करेगा, तो उसकी भाषा क्या होनी चाहिए, इस चीज के लिए बताता है 345। लेकिन आर्टिकल नंबर 346 बताता है कि राज्य दूसरे राज्य के साथ या एक से अधिक राज्य आपस में या फिर राज्य यूनियन टेरिटरी के साथ किस भाषा में बात करेगा, उसके बारे में बात की जाती है अनुच्छेद नंबर 346 में। ठीक है, ये चाहे तो डिस्कस करके बात कर सकते हैं कि हम लोग किस भाषा में बात करेंगे, हिंदी में करेंगे या किसी और भाषा में करेंगे, ये लोग डिस्कस करके इस चीज को कर सकते हैं। आंसर क्या हो जाएगा इसका? आर्टिकल नंबर 346। आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन फिजिक्स से आ गया, हाइड्रोलिक लिफ्ट। ठीक है, ऑन विच प्रिंसिपल डज द हाइड्रोलिक लिफ्ट वर्क्स? इनमें से न्यूटन, पास्कल, आर्किमिडीज लॉ या जूल्स लॉ, इनमें से किसके सिद्धांत पर आधारित है हाइड्रोलिक लिफ्ट? हाइड्रोलिक लिफ्ट में क्या होता है? हाइड्रोलिक लिफ्ट बेसिकली एक ऐसा सिस्टम है जहां पे आपको फोर्स कम लगाना पड़ता है और आप लोग कम बल लगा करके ज्यादा भारी वस्तु को उठा सकते हैं। फोर्स क्या होता है? P इज इक्वल टू एफ अपॉन ए। ए मतलब जब जब एरिया ज्यादा होगा वहां पे प्रेशर कम होगा। दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल। जब भी क्षेत्रफल ज्यादा हो, क्योंकि इनके बीच में इनवर्स रिलेशनशिप है, P और A के बीच में इनवर्स रिलेशनशिप है। जैसे ही A ज्यादा होगा वहां पे दाब ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा और वहां पे फोर्स क्या होगा? ज्यादा होगा अपने आप ही। तो इसीलिए ए ज्यादा होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या होता है? पास्कल का नियम हाइड्रोलिक लिफ्ट क्या है? पास्कल के नियम पे आधारित है। अब किस तरीके से आधारित है? मैंने आपको बताया एक ऐसी युक्ति होती है जिसमें हम लोग कम बल लगा करके भारी वस्तु को उठा देते हैं। पास्कल का नियम क्या बोलता है? एक मान लो ये इस तरीके से कुछ भी समझ सकते हैं। अब एक टैंक समझ लो इस तरीके से है। ठीक है, इसमें 4 पिस्टन लगे हुए हैं, यह 4 इसमें पिस्टन है इस तरीके से, और इसके अंदर भरा हुआ है पानी या फिर लिक्विड भरा हुआ है इसके अंदर। अब आप जैसे ही इसको ऊपर से प्रेस करेंगे, दबाएंगे इसको, तो जैसे आप इसको दबाएंगे तो ये जो 3 पिस्टन है बचे हुए ए, बी एंड सी, ये तीनों के तीनों बाहर की तरफ को निकलेंगे और बराबर मात्रा में बाहर निकलेंगे। जितना बाहर ये उतना ही ये उतना ही है, इस पे प्रेशर मारने पे, या फिर नीचे वाले प्रेशर मारेंगे तो बाकी के तीनों बाहर निकलेंगे बराबर। तो यही बोलता है पास्कल का नियम। पास्कल का नियम यह बोलता है कि जब भी किसी बंद बर्तन में कोई द्रव भरा होता है और आप उस पर फोर्स लगाएंगे, दाब लगाएंगे, तो जो बल है उसमें पानी के अंदर या लिक्विड के अंदर सभी दिशाओं में समान रूप से संचरित होता है। यह बोलता है पास्कल का नियम। तो यह जो हाइड्रोलिक लिफ्ट है यह भी पास्कल के नियम पर ही आधारित है। इसमें होता क्या है? बेसिकली इसमें होता यह है कि, एक मिनट रुकेंगे, इस तरीके से एक युक्ति बनेगी यह, ठीक है, जिसमें यहाँ का एरिया कम, यहाँ का एरिया ज्यादा। यहाँ से आप प्रेशर मारेंगे, यहाँ पूरा इस नली में लिक्विड भरा रहेगा और यहाँ पे आपको जिस चीज को भी उठाना है, भाई मान लीजिए आपको किसी कार को उठाना है, ठीक है, ये आपकी मान लो
ये कार है, आपको इस कार को उठाना है, तो यहाँ का एरिया कम, यहाँ का एरिया ज्यादा, यहाँ पे प्रेशर मारते हैं और ये प्रेशर सभी दिशाओं में समान रूप से संचरित होता है और यह जो पिस्टन है यहाँ का ऊपर उठता है और ऊपर उठ करके कार ऊपर उठ जाती है। इसको हम लोग उठा सकते हैं इजीली किस सिद्धांत पे, P इज इक्वल टू एफ अपॉन ए। एरिया ज्यादा है तो यहाँ पे प्रेशर कम लगेगा, लेकिन यहाँ प्रेशर कम मारना पड़ेगा और फोर्स यहाँ पे ज्यादा आ जाएगा। ठीक है, तो यह कहलाता है पास्कल का नियम। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, स्फाइग्नोमैनोमीटर मेजर्स द ब्लड प्रेशर इन, अब यह आपका बायोलॉजी या फिर एक स्टैटिक्स वाले बोल सकते हैं। फाइग्नोमैनोमीटर जो है, जो कि बीपी नापता है, वो किस में बीपी नापता है, आपका ब्लड प्रेशर कहाँ पे नापता है। ब्लड प्रेशर आपका कितना होना चाहिए, नॉर्मल ब्लड प्रेशर 120 अपॉन 80 mmHg, ये आपका नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है, बीपी होता है। लेकिन जब हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है, इसका मतलब क्या है, हाई ब्लड प्रेशर मतलब होता है 135 से ऊपर और नीचे वाला 100 से ऊपर हो जाए, तो इसको आप लोग हाई ब्लड प्रेशर बोलेंगे। ठीक है, ये आपका हाई हो जाएगा यानी कि उच्च, और निम्न वाले को आप लोग क्या बोलेंगे, जब आपका ये वाला 100 चले जाए और नीचे वाला 60 चले जाए, इससे नीचे आना शुरू हो जाए, तो आप लोग इसको बोलेंगे कि आपका लो ब्लड प्रेशर हो रहा है, ये आपका नॉर्मल होता है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, यहाँ पे थोड़ी जानकारी दे दूं आपको बायोलॉजी की या फिर स्टैटिक भी है। जो ऊपर वाला ब्लड प्रेशर होता है इसको सिस्टोलिक बोलते हैं, SYSTOLIC सिस्टोलिक, और नीचे वाले को बोलते हैं डायस्टोलिक। ठीक है, अब सिस्टोलिक डायस्टोलिक क्या होता है, सबसे पहले फाइग्नोमैनोमीटर देख लीजिए। ये होता है आपका फाइग्नोमैनोमीटर, जो आपके यहाँ पे बाजू में लगाया जाता है, आपके लिम्स में लगाया जाता है इसको, और उसके बाद ये यहाँ से प्रेस करते हैं, इस वाले को प्रेस करते हैं और यहाँ पे जो पारा होता है इस तरीके से ऊपर की तरफ चढ़ना शुरू हो जाता है, और डॉक्टर के कानों पे लगा होता है इसका स्टेथोस्कोप या फिर जो भी चीज होता है। ठीक है, यहाँ से पारा ऊपर की तरफ चढ़ेगा और एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां पे उसको बीट सुनाई देगी, उस बीट को ही हम लोग क्या बोलते हैं, स्टॉलिक पॉइंट, यानी कि स्टॉलिक मतलब वही जो बीट है वही आपका ऊपर वाला प्रेशर होता है, जो आपने 120 अपॉन 80 दिखाया था ना, तो जो ऊपर वाला है यही प्रेशर है जहां पे उसको बीट पहली बार सुनाई देनी शुरू होती है, जिसको हम लोग बोलते हैं सिस्टोल। ठीक है, सिस्टोल। और उसके बाद इसको छोड़ देता है, जब इसको छोड़ेगा तो यह पारा नीचे की तरफ आता है और जहां पे बीट सुनाई देनी बंद होती है उस पॉइंट को बोलते हैं डायस्टोल। क्या बोलते हैं उसको, डायस्टोल। ठीक है, ऊपर वाले को सिस्टोल, नीचे वाले को डायस्टोल, और जिस पॉइंट पे सुनाई देगा उसको सिस्टोल बोलेंगे, जिस पे बंद होगा उसको डायस्टोल बोलेंगे। इसीलिए ऊपर वाला स्टोलिक पॉइंट और नीचे वाला डायस्टोलिक पॉइंट कहलाता है। समझ रहे हैं इस चीज को, इतनी जानकारी आपको बतानी थी। और कहाँ पे फाइग्नोमैनोमीटर आपका ब्लड प्रेशर नापता है, मैंने बताया यहाँ पे लगाया जाता है। और आपके हार्ट के क्लोज में, आपका हार्ट यानी कि हृदय क्या होता है, आपका सेंट्रल पंपिंग स्टेशन, जो कि ब्लड को पंप करता है बॉडी से लंग्स की तरफ जाते हुए, यानी कि बॉडी से फेफड़े की तरफ जाते हुए और फेफड़े से बॉडी की तरफ आते हुए आपका जो हृदय है उस रक्त को पंप करता है, इसलिए बहुत ज्यादा यहाँ से वहां ब्लड चल पाता है। समझ रहे हैं इस चीज को। तो यहाँ पे आपके हृदय के पास में जितनी भी आपके ब्लड वेसल्स या फिर जो नसें होती है जिनके माध्यम से ब्लड फ्लो करता है, ब्लड वेसल्स उनको बोलते हैं। वेसल्स आपकी होती हैं 3। ठीक है, कौन कौन सी होती है, एक आपकी आर्टरी होती है, एक आपकी वीन्स होती है और एक आपकी कैपिलरी होती है। हिंदी में क्या बोलते हैं इनको, इसको बोलेंगे धमनी, इसको बोलेंगे सिरा और इसको बोलेंगे महासिरा। ठीक है, इसको बोलेंगे जो छोटी सिरा, छोटी सिरा बोले कैपिलरी को। अब जो हृदय होता है आपके यहाँ पे, हृदय के पास में जितना भी ब्लड आपका बहता है वह आर्टरी के माध्यम से बहता है, यानी कि धमनियों के माध्यम से बहता है, जो कि एक वेसल होती है। जितना भी आपके लिम्स में, हाथों में या फिर पाँव में जो आपका ब्लड फ्लो करता है वो आपका वीन्स के माध्यम से यानी कि सिराओं के माध्यम से बहता है। आपके टिप पर, यहाँ पे उंगलियों के टिप पे, पाँव के टिप पे जो रक्त बहता है वो आपके कैपिलरी यानी कि छोटी सिराओं के माध्यम से बहता है। ब्लड प्रेशर नापते हैं यहाँ पे, मैंने बताया लिम्स में क्या होती है, वीन्स, वीन्स क्या होती है आपकी सिराएं। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए, नसों में, सिराओं में होता है। ठीक है, ब्लड वेसल्स 3, आर्टरी, वीन और कैपिलरी, यानी कि धमनी, सिरा और छोटी सिरा। यहाँ पे क्या होगा आपका सिरा, ये आपका फाइग्नोमैनोमीटर। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब एक इंपॉर्टेंट चीज, जैसे आपका कोई भी 10th बेस एग्जाम होता है, जैसे आपको MTS है, ऐसे है, IB का या फिर SSC के जितने भी एग्जाम थे जो कि 10th बेस होते हैं, उन सभी के लिए एक बेहतरीन सा कोर्स आपके लिए स्ट्रक्चर किया गया है हमारी वेबसाइट iexambee.com पे। यहाँ पे जाकर के आप लोग इन सारे के सारे कोर्सेज के लिए एनरोल कर सकते हैं। आपको अच्छा सा यानी कि एक नॉमिनल से प्राइस में एक बढ़िया सा कोर्स आपको मिल जाएगा जो कि आपकी तैयारी के लिए आपको हेल्प करेगा। SSC सिलेक्शन पोस्ट के लिए, MTS के लिए, GD, IB MTS के लिए, IB SA के लिए या फिर RRB ग्रुप D, इनके लिए फीचर्स क्या रहेंगे, 600 प्लस वीडियोस रहेंगी आपकी। फुल लेंथ मॉक टेस्ट, किसी भी एग्जाम की तैयारी के लिए मॉक टेस्ट देना जरूरी है, तो फुल लेंथ मॉक टेस्ट सेम एग्जाम की तरह स्टडी मटेरियल, स्टडी नोट्स आपको मिल जाएंगे यहाँ पे।
साथ ही साथ पर्टिकुलर चैप्टर के टेस्ट, उसके साथ साथ सेक्शन टेस्ट भी मिल जाएंगे आपको। तो इस बेहतरीन इतने फीचर्स के साथ साथ एक कोर्स आपके लिए तैयार होता है इतना कॉम्बिनेशन के साथ, तो आपको अवेल करना चाहिए, जो कि आपके लिए जरूर हेल्पफुल साबित होगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है कि व्हेन डज हार्ट रेस्ट, आपका हृदय कब रेस्ट करता है, यानी कब विराम अवस्था में आता है। कब विराम अवस्था में आएगा आपका जो हार्ट, जब वो धड़कता है तो वह दो साउंड करता है। दो, ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे, लब और डब। आपका हृदय दो तरीके की साउंड करता है, एक पहले वाली साउंड को बोलते हैं लब, दूसरे को बोलते हैं डब। लब साउंड जो लब करता है तो 0.5 सेकंड के लिए होता है, ठीक है, और जब डब करता है 0.3 सेकंड के लिए होता है। और लब और डब कब करता है? जब आपका हृदय कॉन्ट्रैक्ट हो रहा होता है, सिकुड़ रहा होता है, सिकुड़ेगा और ऐसे रिलैक्स करेगा, सिकुड़ेगा रिलैक्स करेगा। ठीक है, जब कॉन्ट्रैक्ट कर रहा होता है, जब आपके ऑरिकल्स कॉन्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं, तो उस टाइम पे हार्ट जो साउंड करता है वो लब होती है, और जब रिलैक्स करता है ऐसे करके, तो तब जो हार्ट की जो साउंड होती है वो डब होती है। समझ रहे हैं इस चीज को? बाइकस्पिड वाल्व, ट्राइकस्पिड वाल्व, थोड़ा डीप जाना हो जाता है। आप इतना समझिए, लब जब उसको कॉन्ट्रैक्ट करना होता है, जब रिलैक्स करना होता है उसको डब साउंड बोलते हैं। यह 0.5 सेकंड, यह 0.3 सेकंड, तो टोटल मिलाकर के लब और डब मिलाकर के 0.8 सेकंड जो हमारा कहलाता है कार्डियक साइकिल। और एक कार्डियक साइकिल हमारा होता है कितना? 0.8 सेकंड का। अब 0.8 सेकंड का एक कार्डियक साइकिल है, तो 60 सेकंड में कितने लगेंगे? लगभग 72 साइकिल्स लगेंगे। तो यही 72 साइकिल्स को बोलते हैं हमारी बीट्स। तो एक मिनट में 72 बार हमारा दिल धड़कता है इसीलिए। ठीक है, तो पहली साउंड लब, दूसरी साउंड डब। आपसे बोल रहा है हार्ट रेस्ट कब करता है? लब और डब के बीच में थोड़ी सी देर के लिए आपका हार्ट बहुत कम समय के लिए रेस्ट करता है। ठीक है, बहुत कम समय के लिए करता है लब और डब साउंड के बीच में, यानी कि जब आपकी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो रही होती है हार्ट की, और जब रिलैक्स होती है उसके बीच में आपका हार्ट कहीं ना कहीं पे रेस्ट करता है। तो बिटवीन टू बीट्स, एक बीट लब एक बीट डब, इसके बीच में क्या करता है आपका हार्ट? रेस्ट करता है। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। वीर बाल दिवस वॉज ऑब्जर्व फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन, करंट अफेयर्स का सवाल ये इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है, क्योंकि यह पहली बार अभी 2022 में मनाया गया था वीर बाल दिवस। वीर बाल दिवस मनाया गया 26 दिसंबर को। ठीक है, तो साहिबजादे हुआ करते थे, साहिबजादे जो थे उनके ही मार्टियरडम, यानी कि शहीदी के अवसर पे मनाया जाता है आपका क्या? वीर बाल दिवस। समझ रहे हैं? 26 दिसंबर 2022 में इसको पहली बार मनाया गया था। आगे बढ़ते हैं, अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। इन विच कंट्री इंडिया हैज द लॉन्गेस्ट इंटरनेशनल बाउंड्री, किस कंट्री में भारत की सबसे लंबी इंटरनेशनल बाउंड्री आपको देखने के लिए मिलेगी? अब एक अच्छा सा सवाल है आपके लिए। ठीक है, आपको अपने इंडिया के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, और बहुत इजी सा क्वेश्चन भी है। बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी है, और किस तरीके से आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे आपको इंडिया का मैप दिखेगा। इंडिया के मैप में जो इंडिया की नेबरिंग कंट्रीज, दो तरीके के क्वेश्चन होते हैं, ध्यान रखेंगे। दो क्वेश्चन कौन कौन से होते हैं? एक होता है पड़ोसी देश, ठीक है, एक होता है पड़ोसी देश, उसके साथ साथ दूसरा होता है जिसके साथ हमारी बाउंड्री लगती है, यानी कि बाउंड्री टच करती है, जिसका सीमा टच करती है, एक वाला देश जिसके साथ सीमा टच करेगी। ठीक है, सीमा। तो जरूरी नहीं है कि हर पड़ोसी देश के साथ हमारी सीमा टच करे, ठीक है, लेकिन हर सीमा टच करने वाला देश हमारा पड़ोसी देश होगा। तो ये दो क्वेश्चन को ध्यान में देना। तो यहाँ पे पूछा गया कि किस पड़ोसी कंट्री के साथ हमारी सबसे लंबी या सबसे बड़ी सीमा लगती है। तो यहाँ पे चार्ट है, हमारे पड़ोसी कंट्रीज ये है, कौन कौन सी है। स्टार्ट कहाँ से करेंगे? नेबरिंग बोला है, पड़ोसी, ना कि सीमा। ठीक है, पड़ोसी कौन कौन सी आपकी? यहाँ आ जाएगी श्रीलंका, इससे नीचे म्यांमार भी आ जाएगी, तो श्रीलंका, उसके बाद इंडिया आ जाएगा, यहाँ पे आपका पाकिस्तान जो कि सीमा वाला देश भी है और पड़ोसी देश भी है, उसके यहाँ पे पाकिस्तान, सॉरी राजस्थान है, पाकिस्तान, उसके बाद अफगानिस्तान, यहाँ नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, चाइना, ये हमारे सारे के सारे क्या है? म्यांमार। ये क्या कैसे देश है? तो कि हमारे पड़ोसी देश है, और इनमें से कुछ कुछ क्या है आपके जिनके साथ सीमा लगती है, वह भी है। श्रीलंका क्या है? इसका सीमा नहीं लगती है, लेकिन हमारा पड़ोसी देश है। समझ रहे हैं इस चीज को? तो यही मैंने यहाँ पे चार्ट आपके सामने रखा है। नेपाल के साथ, ये है नेपाल, जो हमारी बाउंड्री यहाँ पे टच होती है नेपाल के साथ, यह कितनी होती है? 1751। भूटान के साथ कितनी होती है? यह आपका भूटान है जो यहाँ पे इस तरीके से है, इसके साथ 699। अफगानिस्तान के साथ होती है 106 किलोमीटर, जो सबसे छोटी है। अफगानिस्तान के साथ कहाँ पे होती है? यहाँ पे, यह है पीओके वाला इलाका, और यहाँ पे होती है इंडिया की बाउंड्री टच, तो 106 किलोमीटर। बांग्लादेश लगभग 5000 किलोमीटर, यानी कि 4096 किलोमीटर है, जो कि ये है बांग्लादेश, इसके साथ हमारी सीमा टच होती है सबसे ज्यादा लंबी, यह है बांग्लादेश। उसके बाद क्या है आपका? चाइना, जो कि 3488, ये आपका चाइना वाला हिस्सा हो गया। उसके बाद आपका म्यांमार, जो कि यहाँ पे होती है
म्यांमार के साथ 1643 किलोमीटर, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग। पाकिस्तान के साथ ये होती है जो कि कितनी है, लगभग 3323 किलोमीटर है पाकिस्तान, ठीक है। तो सबसे ज्यादा आपकी किसके साथ, बांग्लादेश, सबसे कम अफगानिस्तान। समझ रहे हैं इस चीज को। तो मैप ध्यान में रखेंगे, श्रीलंका, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, चाइना, म्यांमार, ये सारे के सारे हमारे पड़ोसी प्लस पड़ोसी देश हैं। इनमें से कुछ है जिनके साथ हमारी सीमा लगती है। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड द लैंड ऑफ गोल्डन पैगोडा। इनमें से कौन से देश को लैंड ऑफ गोल्डन पैगोडा कहा जाता है। पैगोडा क्या होते हैं, जो बौद्ध धर्म है उसमें कुछ स्तूप होते हैं जिनमें जो बिल्डिंग होती है स्टोरी, मतलब उसमें कई सारी स्टोरी होती हैं। स्टोरी मतलब STORY स्टोरी नहीं, उसकी मंजिलें, ठीक है। कई सारी मंजिलें होती है और हर मंजिल की अपनी एक अलग से छत होती है। तो उस स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं, पैगोडा बोलते हैं। यहाँ पे जैसे यह एक मंजिल, ये दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, और हर मंजिल की अपनी एक छत है। ये मॉडर्न पैगोडा है। पहले ऐसे नहीं, थोड़ा सा पुराने हुआ करते थे अलग तरीके से, लेकिन कॉन्सेप्ट यही है। तो हर बिल्डिंग की हर मंजिल की अपनी एक छत होती है, तो इसको बोलते हैं पैगोडा। तो ये सबसे ज्यादा कहाँ पाए जाते हैं, गोल्डन पैगोडा का लैंड किसको बोला जाता है, हमारे किसको, म्यांमार को। ऑप्शन नंबर ए म्यांमार, ठीक है। म्यांमार कहाँ पे था, म्यांमार कहाँ पे था, हमारे यहाँ पे था, ये रहा म्यांमार। तो म्यांमार को क्या बोला जाता है, जो यहाँ पे इसके बाद म्यांमार आता है, सो लैंड ऑफ गोल्डन पैगोडा बोला जाता है। म्यांमार और इंडिया, इंडिया म्यांमार के बीच में यहाँ पे अराकान योमा पर्वत है, जो कि हिमालय का ही एक पार्ट है। अराकान योमा म्यांमार और इंडिया के बीच में, और यही आगे जाकर के डूब के यहाँ पे अंडमान निकोबार के फॉर्म में निकल के आ जाता है। अराकान योमा पे अराकान आर्मी भी रहती है। समझ रहे इस चीज को। अगर हम म्यांमार के बारे में दो चार चीजें और देख लेते हैं, तो यहाँ पे म्यांमार है। कभी आपसे पूछे इरावदी नदी, इरावदी नदी कहाँ बहती है, तो म्यांमार में बहती है। इरावदी नदी के बाद सान का पठार कहाँ है, तो सान का पठार भी कहाँ पे है, म्यांमार में ही है। तो ये सारी की सारी चीजें यहाँ पे है। म्यांमार के साथ हमारी कई सारी, मतलब बहुत अच्छी दोस्ती म्यांमार के साथ है। डिप्लोमेटिक रिलेशंस, कूटनीतिक संबंध हमारे म्यांमार के साथ अच्छे ही रहे थे, लेकिन अब यहाँ पे मिलिट्री कूप किया जा चुका है। आंग सांग सूकी यहाँ पे थी प्राइम मिनिस्टर, लेकिन उनको वहाँ पे मिलिट्री कूप में हटा दिया गया और वहाँ पे डाल दिया गया उनको हाउस अरेस्ट में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। लैंड ऑफ गोल्डन पैगोडा हम कर चुके हैं म्यांमार। चीन आपका ऊपर है, जापान, उत्तर कोरिया, एक बार देख लेंगे इसको भी। अगर मैप है यहाँ पे ये है, ये आपका इंडिया है। इंडिया का यहाँ पे चाइना है, यहाँ पे आपका मंगोलिया, ये रसिया, साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया, यहाँ पे जापान। यहाँ पे जापान की खास बात देख लेते हैं। इसमें कई लगभग 4000 आइलैंड्स हैं इस जापान में। होन्सु आइलैंड है यहाँ पे, ठीक है, ये होन्सु है। और सबसे ऊपर जो है होकाइडो आइलैंड है। होन्सु और होकाइडो आइलैंड के बीच में सुगारू जल संधि, आपसे पूछ सकते हैं सुगारू जल संधि कहाँ है, तो सुगारू जल संधि कहाँ पे है, होन्सु और होकाइडो आइलैंड्स के बीच में, जो कि जापान में है। इस सुगारू जल संधि में जो पानी है उसके नीचे से जापान बुलेट ट्रेन लेके चले गया। जापान की राजधानी टोक्यो है। ओसाका शहर जो कि टेक्सटाइल के लिए फेमस है, वह भी आपका कहाँ पे है, जापान में, ओसाका, ठीक, कहाँ पे है, जापान में। उगते सूरज का देश किसको बोलते हैं, जापान को। सबसे ईस्ट में है, यहाँ सूरज सबसे पहले दिखाई देगा आपको, तो उगते सूरज का देश जापान को बोला जाता है। इसकी राजधानी टोक्यो, होन्सु, होकाइडो, ओसाका जो टेक्सटाइल के लिए फेमस है यहाँ पे, ठीक है। इतनी सारी चीजें आपको यहाँ पे जान लेनी थी। आगे बढ़ते हैं। कंचनजंगा नेशनल पार्क रीजन, कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान इनमें से कहाँ पे आपको बताना है। कंचनजंगा से आपको पता चल जाना चाहिए। अगर मैं बोलूं आपसे, ये भारत का मैप है, तो हमारे देश में सबसे हाईएस्ट पीक कौन सी है, माउंटेन पीक कौन सी है, तो आप लोग क्या आंसर देंगे। भारत में सबसे हाईएस्ट पीक कौन सी है, ठीक है, भारत की। देखिए दो क्वेश्चन बनते हैं, भारत में सबसे हाईएस्ट पीक कौन सी है, भारत की सबसे हाईएस्ट पीक कौन सी है। अब आप लोग यहाँ ध्यान देंगे तो यहाँ पे अफगानिस्तान है और ये है, और यहाँ पे हमारा जम्मू कश्मीर जो था, अब जम्मू कश्मीर और लद्दाख में बढ़ चुका है। इस तरफ का जो इलाका है, ये जो है POK है, यहाँ पे पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है। इधर चाइना लेके चले गया, यहाँ पे LAC, ठीक है, चाइना यहाँ लेके चले गया। 30% हिस्सा ये वाला है, 10% हिस्सा ये वाला है, यानी कि 40% हिस्सा भारत के कब्जे से इस समय पे बाहर है, लेकिन हम लोग बोलेंगे कि यह हमारा ही है, ठीक है। तो सबसे ऊंची चोटी जो हमारे देश में है, भारत में, वह कौन सी है, K2। और K2 को क्या बोला जाता है, गॉडविन ऑस्टिन बोला जाता है, ठीक है। K2 को क्या बोलते हैं, गॉडविन ऑस्टिन, गॉडविन ऑस्टिन। और K2 कौन सी रेंज में है, यह है काराकोरम रेंज में। अब काराकोरम रेंज क्या है, काराकोरम जैसे हिमालय है, ये पूरा इलाका कहाँ आता है आपका, हिमालय में आता है। इस तरीके से हिमालय है 3, 1, 2, 3 हिमालय कौन कौन से, सबसे पहले बृहत हिमालय यानी कि
सबसे बाहर हिमाद्री बोलते हैं, उसके बाद मिडिल हिमालय, उसके बाद शिवालिक हिमालय। इन 3 हिमालय को पार करके जाएंगे आप लोग तो उस तरफ भी पर्वत दिखेगा आपको जहां बर्फ होगी, जिसको बोलते हैं ट्रांस हिमालय। ट्रांस क्यों? कोई भी चीज के पार जब आप लोग जाते हैं उसको बोलते हैं ट्रांस। तो आप लोग इस हिमालय को पार करोगे तो क्या जाए, कहां जाओगे? ट्रांस हिमालयास। और जो ट्रांस हिमालय इस तरफ जो हिमालय है उसकी हाइट इसके मुकाबले थोड़ा सा कम है, ठीक है, इस हिमालय के पार ट्रांस हिमालय। तो जो हमारा जम्मू कश्मीर लद्दाख का ये पूरा का पूरा एरिया है, यह हिमालयास को इस हिमालय आउटर हिमालय यानी कि बाहर का हिमाद्री को पार करके ही आता है। पार करेंगे तो ट्रांस हिमालय, तो ट्रांस हिमालय रीजन में आता है ये वाला एरिया। इस ट्रांस हिमालय रीजन में 3 रेंज याद रखेंगे, एक काराकोरम, एक लद्दाख, एक जांस्कर। काराकोरम, लद्दाख, जांस्कर यहाँ पे है। मैं इसको मिटा के दिखा देता हूँ आपको ताकि थोड़ा क्लियर हो जाए। तो इसमें है आपके 3, एक काराकोरम, एक लद्दाख और एक जांस्कर, और एक यहाँ पे पीर पंजाल। काराकोरम, लद्दाख, जांस्कर, पीर पंजाल, ठीक है, ये सारी की सारी आपकी ट्रांस हिमालय रीजन में आती है। इस काराकोरम में ही, जो कि लद्दाख वाले इलाके में आपको दिख रही होगी, यहाँ पे सियाचिन होगा, ठीक है। इस काराकोरम वाले इलाके की कुछ पीक्स हैं, जैसे पूरा का पूरा पर्वत है, पूरी रेंज है, अब इसमें पीक आएंगी इस तरीके से ऐसे करके पीक आती चली जाती है। तो काराकोरम है तो ऐसे K1, K2, K3, K4 ऐसे करके पीक्स के नाम है। तो इन K1, K2, K3, K4 में सबसे ऊंची जो पीक है उसको K2 बोलते हैं, जो कि आपके यहाँ पे है। और K2 पीक जो है पीओके में पड़ती है, जिसका नाम है गॉडविन ऑस्टिन, पीओके में पड़ती है। तो भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी हो जाएगी? भारत की कौन सी हो जाएगी? गॉडविन ऑस्टिन हो जाएगी। लेकिन क्योंकि यह विवादित स्थान में है तो कभी कभी क्या हो जाएगा, आपको यह कुछ देश मना भी कर देंगे, क्योंकि यह भारत के विवादित इलाके में पीओके में है, जो कि पाकिस्तान के पास है। तो भारत में सबसे ऊंची चोटी कौन सी हो जाएगी? सिक्किम के कंचनजंगा, ठीक है। भारत में सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा पर्वत चोटी, लेकिन वैसे कौन सी है? पीओके में जो हमारी है वो वाली, ठीक है, K2। तो यहीं पे सिक्किम में ही क्या है? कंचनजंगा नेशनल पार्क है, इसी पर्वत श्रृंखला पे, इसी चोटी के पास में, इसलिए क्या नाम है रखा गया इसका? कंचनजंगा। तो ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा इसका सिक्किम। समझ रहे? तो इतनी जानकारी आपको यहाँ से देखने के लिए मिलती है। सिक्किम कहाँ पे आपका ये है? सिक्किम के लेफ्ट साइड में नेपाल, राइट साइड में भूटान है, ऊपर चाइना है। इसका कहने का मतलब यह है कि सिक्किम 3 तरफ से इंटरनेशनल बाउंड्री से घिरा हुआ है और चौथी साइड से इसमें वेस्ट बंगाल है, ठीक है, वेस्ट बंगाल है। ये 3 साइड से इसमें अंतरराष्ट्रीय सीमाओं से घिरा है, नेपाल, चाइना और भूटान। आगे बढ़ते हैं। विच फंडामेंटल राइट, किस मौलिक अधिकार में भारतीय संविधान तस्करी, मजबूर श्रम और 14 साल से कम उम्र के बच्चे के काम करने पर रोक लगाता है? भारत के संविधान का इनमें से वह कौन सा मूल अधिकार या फंडामेंटल राइट है जिसमें फोर्स्ड लेबर यानी कि मजबूरी में आपसे श्रम कराया जाए, या फिर तस्करी, ट्रैफिकिंग कराया जाए ह्यूमन की, या फिर 14 साल से कम उम्र के बच्चे से काम कराया जाए, इस चीज पर रोक लगाने का काम इनमें से कौन सा अधिकार करता है? आपको कुछ फंडामेंटल राइट्स दिए गए। जब संविधान बनाया गया तो आपके पास कुछ राइट्स दिए गए थे। अब बाद में उन सभी राइट्स को, संविधान बनाने से पहले एक्चुअली ये बात हो चुकी थी जिनकी बात मैं कर रहा हूं, इन राइट्स को 2 भागों में बांटा गया। मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। चलो, इन राइट्स को, जो अधिकार थे, इन राइट्स को 2 भागों में बांटा गया उस टाइम पे। अभी राइट्स कौन कौन से थे? कुछ राइट्स ऐसे थे जिनके लिए आप लोग कोर्ट में जा सकते थे। अगर ये राइट्स आपसे छीने जाए तो आप लोग इनके खिलाफ अपील कोर्ट में कर सकते हैं। लेकिन कुछ राइट्स ऐसे थे जिनके खिलाफ अगर वो आपसे छीने जाए तो आप लोग उसके लिए कोर्ट में अर्जी नहीं लगा सकते हैं। तो ये राइट्स 2 भागों में बांटे गए, एक जिसके लिए कोर्ट में जाओगे, एक जिसके लिए कोर्ट में नहीं जा पाओगे। जिसके लिए कोर्ट में जा सकते हो उनको बोला गया फंडामेंटल राइट यानी कि मूल अधिकार। जिसके लिए आप कोर्ट में नहीं जा सकते हो उसको बोला गया डीपीएसपी। अब ये डीपीएसपी क्या है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ये आपके फंडामेंटल राइट्स जो कि एक राज्य, एक देश आपको देने के लिए मजबूर है कि ये अधिकार आपको देने ही देने पड़ेंगे। अगर नहीं देगा तो आप उसके खिलाफ कोर्ट में अपील कर सकते हो। लेकिन वो है कि जो एक राज्य या एक देश को बोला गया है कि आप अपने लोगों के लिए, उनके वेलफेयर, उनके अच्छाई के लिए कुछ काम करोगे, अगर वो नहीं करते हो उस चीज को तो आप उनके खिलाफ आवाज नहीं उठा सकते हो। ठीक है, तो ये क्या है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व। उनको नीति के लिए निर्देशक तत्व दिए गए हैं जिनके खिलाफ आप कोर्ट में नहीं जा पाओगे। तो यह जो वर्तमान संविधान है, जो फंडामेंटल राइट्स, मूल अधिकार है, यह आपके 12 से 35 आर्टिकल में दिए गए हैं। आर्टिकल नंबर 12 से आर्टिकल नंबर 35 तक है मूल अधिकार। उसके बाद 36 से लेके 51 तक, 36 से लेके
51 तक दिए गए हैं आपके डीपीएसपी राज्य के नीति निर्देशक तत्व दिए गए हैं। तो ये जो 12 से 35 है, इनके बीच में ही एक अधिकार है जिसमें मानव तस्करी, मजबूर श्रम और 14 साल से कम उम्र के बच्चों को बॉन्डेड लेबरी नहीं कराई जा सकती है। तो यह कहां पे बताई गई है? 12 से 35, 12 में स्टेट की परिभाषा, इसको छोड़ दीजिए। 14 से लेकर के 18 तक बताया गया है इक्वालिटी के बारे में, यानी कि समानता के बारे में, समानता का अधिकार। समानता का अधिकार 14 से लेकर 18 तक है। उसके बाद ये वाला, ठीक है, 14 से लेकर 18 आर्टिकल तक समानता का अधिकार है। उसके बाद 19 से लेकर के 22 तक स्वतंत्रता का अधिकार है, ठीक है, 19 से लेकर 22 तक स्वतंत्रता का अधिकार है। 23 और 24 आपको बताते हैं शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 और 24। 25 से लेकर 28 तक बात की जाती है किसकी? राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, कि आप जो धर्म चाहे, जैसा कस्टम चाहे उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं, वह 25 से 28 तक है। तो शोषण के विरुद्ध अधिकार, और यह क्या है? मानव तस्करी, मजबूर श्रम और 14 साल से कम उम्र के बच्चों को काम कराई, शोषण है, एक्सप्लॉयटेशन है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन इसको बोला जाता है। तो यह किस में आएगा? ऑप्शन नंबर सी में आ जाएगा, इस अधिकार के तहत किया जाता है, जो कि आर्टिकल 23 और 24 में। 23 में क्या बोला गया है कि ट्रैफिक नहीं कर सकते हैं और बच्चों से मजबूरी में काम नहीं कराया जाएगा। 24 में क्या बोला गया है कि जितने भी खतरनाक स्थान होते हैं जहां पे बच्चों की जान को खतरा है, वहां पे उनसे काम नहीं करा सकते। जैसे कोई माइंस है, गोल्ड माइंस है, या फिर कोई भी माइंस है जहां पे कुछ फैक्ट्री है, हैजार्डस साइट है जहां पे उनकी जान को खतरा है, वहां पे आप लोगों को काम करने के लिए नहीं भेज सकते हैं, ठीक है, वो 24 में। तो 23-24 यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रीय आपातकाल के लिए प्रावधान है? इमरजेंसी के लिए प्रावधान कौन से आर्टिकल में बताया गया है? आपसे पूछा गया, पॉलिटिकल सवाल अगेन। देखिए आर्टिकल नंबर 352, 356 और 360, ये 3 आर्टिकल हैं जहां पे आपके लिए इमरजेंसी का प्रावधान दिया गया है। जिसमें नेशनल इमरजेंसी है वो कौन सी वाली है? 352 है। आर्टिकल नंबर 352 ये है भारत, ठीक है, राष्ट्रीय यानी कि नेशनल इमरजेंसी। जब भी प्रेसिडेंट को, राष्ट्रपति को यह लगेगा कि मतलब हमारे देश के अंदर अशांति होने वाली है, चाहे वह आर्म्ड रेबेलियन हो, यानी कि जो शस्त्रों के आधार पर रेबेलियन किया जाए, या फिर इंटरनल डिस्टरबेंस हो, या फिर कोई बाहरी देश हमारे पे आक्रमण करने वाला है, इन सभी आधारों पे अगर उसको लगता है कि हमारे देश में ये सब कुछ अशांति फैला सकते हैं, तो उस आधार पे हमारे देश में वह उस टाइम पे क्या करेगा? राष्ट्रीय आपातकाल लगा देगा। तो आर्टिकल नंबर 352 में यह बताया गया है। 356 में प्रेसिडेंट रूल, अगर लगता है कि भारत के किसी राज्य में अभी वर्तमान में कोई विधानसभा काम नहीं कर रही है, यहाँ पे उस सरकार गिर गई है, कुछ अन्य स्थिति ऐसी आ चुकी है कि वहां की गवर्नमेंट से वह स्थिति नहीं संभल रही है, तो वहां पे क्या लगेगा? प्रेसिडेंट रूल लग जाएगा। 360 में बताया गया है कि वित्तीय आपातकाल, पैसे, अगर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी वीक हो जाए, कमजोर हो जाए, अनस्टेबल हो जाए वहां पे फाइनेंशियल स्थिति हमारी, तो वहां पे लगता है हमेशा 360 यानी कि वित्तीय आपातकाल। समझ रहे हैं इस चीज को? तो आर्टिकल नंबर 352 इसका सही आंसर हो जाने वाला था। नोट कर लेंगे, यह सवाल कई बार मल्टीपल टाइम्स अलग अलग एग्जाम से पूछा गया है तीनों के बारे में। और आर्टिकल नंबर 360 आज तक हमारे देश में नहीं लगाया गया है, और 356 तो बहुत बार लगाया गया है, ठीक है, प्रेसिडेंट रूल लगते रहता है। आपको बताना है कि 352 यानी कि हमारे देश में आज तक राष्ट्रीय इमरजेंसी, नेशनल इमरजेंसी कब कब लगी है या कितने बार लग चुकी है। अगर आप लोग वीडियो यहाँ तक देख रहे हैं तो आंसर कमेंट सेक्शन में बताएंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। भारत ने न्यायिक समीक्षा की अवधारणा को किस देश के संविधान से अपनाया है? भारत में जो जुडिशियल रिव्यू है, हमने जब संविधान बनाया था तो जितने भी प्रावधान उसमें लिए थे, किसी न किसी देश से हमने वहां पे लिए थे, कहीं ना कहीं से प्रेरित होकर के या कहीं ना कहीं से लिए थे। उन सबके कॉम्बिनेशन के बाद हमारा भारतीय संविधान बना था। तो जुडिशियल रिव्यू, न्यायिक समीक्षा का, जो न्यायिक समीक्षा का प्रावधान है, कहां से लिया गया था, ये आपसे पूछा जा रहा है। न्यायिक समीक्षा लिया गया था यूनाइटेड स्टेट्स यानी कि अमेरिका से लिया गया था न्यायिक समीक्षा। अब इसमें एक होगा आयरलैंड। आयरलैंड से क्या लिया गया था, जिसकी बात मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपसे करी थी, डीपीएसपी यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहां से लिए गए थे? आयरलैंड से लिए गए थे। उसके बाद कनाडा, कनाडा से क्या लिया गया है? फेडरल स्ट्रक्चर, ठीक है, फेडरल स्ट्रक्चर यानी कि स्टेट्स, उनके सेंटर पे कौन सेंटर रहेगा, उनके ऊपर। तो फेडरल स्ट्रक्चर कहां से लिया गया? कनाडा से लिया गया है। यूनाइटेड किंगडम से क्या लिया गया है? यहां से पार्लियामेंट्री सिस्टम, पीएस, संसदीय प्रणाली कहां से ली गई है? यूनाइटेड किंगडम से ली गई। और भी बहुत सारी चीजें ली गई है, मेन बता रहा हूं आपको कि ये सारी चीजें यहां से ली गई। और यहां से क्या लिया गया है? जुडिशियल रिव्यू। ये क्वेश्चन आपसे बहुत बार पूछा गया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के किस मौलिक अधिकार में अस्पृश्यता उन्मूलन शामिल है, यानी कि अनटचेबिलिटी? अभी भी आप लोग देखेंगे तो
दूर दूर इलाके में, जो भारत के दूरगामी इलाके हैं, वहां पे अभी भी अनटचेबिलिटी चलती है, यानी कि जो उनके अनुसार ऐसा माना जाता है कि जो निचली कैटेगरी के हैं वहां पे उनको छुआ नहीं जाता है, उनके हाथ का कई बार पानी नहीं पीते हैं लोग, मतलब कई सारी चीजें होती है। तो अनटचेबिलिटी वहां पे अभी भी है, लेकिन यह गलत है। इसके एबोलिशन की बात यहाँ पे की गई है। तो किस आर्टिकल में अस्पृश्यता को उन्मूलन करना, उसको हटाना है, ये बात भारत के किस आर्टिकल में की गई है, मतलब इनमें से किस अधिकार के तहत ये बात की गई है, आपको बताना है। ठीक है, तो देखिए, जो अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी है, अस्पृश्यता है, यह स्वतंत्रता के अधिकार में आती है, समानता के अधिकार में आती है, सॉरी, आप ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, समानता का अधिकार। और समानता का अधिकार कहां से कहां तक है? आर्टिकल नंबर 14 से लेकर के 18 तक है समानता का अधिकार। 14 में क्या आता है? आर्टिकल नंबर 14 में आता है कि विधि के समक्ष समानता, कि कानून के सामने हर कोई समान है, हर किसी व्यक्ति को एक समान कानून के तहत ही ट्रीट किया जाएगा, वो आता है आपका आर्टिकल नंबर 14 में। आर्टिकल नंबर 15 में क्या आता है कि नो पर्सन कैन बी डिस्क्रिमिनेटेड, या फिर किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता ऑन द बेसिस ऑफ रीजन, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, इन सब चीजों पे, कि वो कहाँ से बिलोंग करता है, प्लेस ऑफ बर्थ क्या है, उसकी भाषा क्या है, उसकी कास्ट क्या है, इस आधार पे हम लोग भेदभाव नहीं करेंगे। कुछ एक्सेप्शन जरूर होते हैं, लेकिन नॉर्मली हम भेदभाव नहीं करेंगे। आर्टिकल नंबर 15 में बताया गया। 16 में क्या है? 16 में आपका बताया गया है कि इक्वल अपॉर्चुनिटीज के बारे में। 17 में बताया गया है कि 16 में क्या, इक्वल अपॉर्चुनिटीज मतलब एम्प्लॉयमेंट में, इंस्टीट्यूशंस में हर किसी को बराबर अपॉर्चुनिटीज दी जाएंगी। 17 में बताया गया है कि अनटचेबिलिटी को अबोलिश करना है, यानी कि अस्पृश्यता को, जो एक रूढ़िवादिता चली थी हमारे देश में बहुत पहले से, उसको हमें दूर करना है, आर्टिकल नंबर 17 में। 18 में क्या बताया गया है? जो टाइटल्स होते हैं उन टाइटल्स को अबोलिश करना है, यानी कि इसमें डिफेंस पर्सनल और पीएचडी, इनको यहाँ पे इनसे बाहर रखा गया है, यानी कि वो डिफेंस का पर्सन है जो ऑफिसर रैंक पे था, वह टाइटल का यूज अपने नाम के आगे कर सकता है। या फिर किसी ने पीएचडी करी है, डॉक्टरेट के बाद ही ली है, तो वह भी अपने नाम के आगे पीएचडी के आधार पर डॉक्टरेट लगा सकता है। लेकिन इसके अलावा कोई भी व्यक्ति किसी भी टाइटल का यूज नहीं करेगा, जैसे शहंशाह, बादशाह, ये वो सो राजा, ऐसे टाइटल्स का यूज आप लोग नहीं कर सकते हैं। ये हम बताया गया है किसमें? आर्टिकल नंबर 18 पे। ठीक है, तो समानता के अधिकार के तहत अस्पृश्यता उन्मूलन की बात की जाती है। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से संविधान में प्रदान नहीं किया गया है, इनमें से कौन सी चीज है जो कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, संवैधानिक बॉडी नहीं है? देखिए, सारी की सारी बॉडीज हैं, लेकिन संवैधानिक नहीं, जिसके बारे में संविधान में बात नहीं की गई है, इनमें से कौन सी है वो बॉडी? देखिए, इलेक्शन कमीशन, चुनाव आयोग की बात संविधान में की जाती है, चुनाव कमीशन 280, इसके बाद आर्टिकल नंबर 280। ठीक है, तो ये संविधान में है। फाइनेंस कमीशन नहीं, फाइनेंस कमीशन वित्त आयोग 280 में होता है, सॉरी, वित्त आयोग 280 में होता है। इलेक्शन कमीशन का आर्टिकल मेरे को याद नहीं आ रहा है अभी। तो इलेक्शन कमीशन संविधान में लिखा है, बताया गया है। वित्त आयोग बताया गया है। पब्लिक सर्विस कमीशन जो आपका यूपीएससी है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, आर्टिकल नंबर 315, वहां पे इसकी बात की गई है। लेकिन प्लानिंग कमीशन जो पंचवर्षीय जो प्लानिंग कमीशन है, योजना आयोग, इसके बारे में संविधान में नहीं बताया गया है, क्योंकि अब पंचवर्षीय योजना चलती भी नहीं है उसके बाद, तो यही चलाता था प्लानिंग कमीशन उस पंचवर्षीय योजना को। तो इसके बारे में संविधान में नहीं है, तो यह एक ऐसी बॉडी है जो कि आपका किसमें नहीं है? अभी संविधान में इसके बारे में प्रदान नहीं किया गया, बाकी सभी को प्रदान किया गया। 280, 315, इसका आर्टिकल मेरे को याद नहीं आ रहा है इलेक्शन कमीशन का, 300 समथिंग है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। HDI इज एन एग्रीगेट मेजर ऑफ प्रोग्रेस इन विच ऑफ द 3 डायमेंशंस? यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन हट गया है, हाइट, वेट एंड कलर। ठीक है, अब HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स आती है UNDP के द्वारा, UNDP के द्वारा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स रिलीज किया जाता है। इसमें बेसिकली बात क्या की जाती है कि ह्यूमन डेवलपमेंट कि हर कंट्री अपने देश में ह्यूमन के डेवलपमेंट के, उनके विकास के लिए किस तरीके से वहां पे काम कर रही है, उसके लिए अलग अलग उन्होंने कैटेगरीज रखे, मतलब अलग अलग पैरामीटर्स रखे हुए हैं। वही तीन पैरामीटर्स हैं। वह 3 पैरामीटर्स कौन से हैं आपको बताना है इनमें से। अब वह 3 पैरामीटर्स कौन कौन से हैं? एक है नॉलेज, यानी कि एजुकेशन, कि वहां पे एजुकेशन किस तरीके से ह्यूमन के डेवलपमेंट के लिए वहां पे किस तरीके से उस पर जोर दिया जा रहा है। दूसरा वहां पे क्या है आपका हेल्थ, की वहां पे वो लोग कितने स्वस्थ हैं, वहां के लोग, इस पैरामीटर पे ध्यान दिया जाता है। और तीसरा होता है कि उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या है, वह कितने अच्छे से वहां पे अपने जीवन को व्यतीत कर पा रहे हैं। इन 3 पैरामीटर्स को ध्यान में रखते हुए UNDP हर कंट्री को रैंक देता है HDI यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में।
इन तीन पैरामीटर्स के लिए उनके अलग अलग मेजर्स होते हैं, अलग अलग मापन पद्धति होती है कि हेल्थ वहां पे किस तरीके से चल रही है। एजुकेशन का मतलब क्या होता है कि वहां पे 25 साल तक या उससे ऊपर के लोगों को, उससे ऊपर के लोगों ने कितना वहां पे एजुकेशन है, कितना स्कूलिंग में टाइम बिताया, कितना उन्होंने, कितने साल तक उन्होंने पढ़ाई करी, अपने 25 साल या उससे ऊपर के जो एज के लोग हैं कितने साल तक उन्होंने पढ़ाई करी, या फिर 18 साल से नीचे के जो बच्चे हैं उनमें स्कूलिंग ईयर्स, स्कूल में एनरोलमेंट करने का रेशियो क्या है, कितने लोग एनरोलमेंट करते हैं, कितने नहीं करते हैं, ये सारी की सारी चीजें। हेल्थ के लिए भी ऐसी ही बात वहाँ पे की जाती है, वहाँ पे लोग कितने स्वस्थ हैं, या फिर जो चाइल्ड बर्थ रेट है या रेशियो है वो क्या है, कितने बच्चे पैदा होते ही मर जाते हैं और कितने बच्चे पैदा होते ही सर्वाइव कर जा रहे हैं किसी कंट्री में। उसके साथ साथ इनकम यानी कि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या है, वहां पे प्रति व्यक्ति आय इस समय पे क्या चल रही है। इन तीन मेजर्स के माध्यम से इन तीन चीजों पे क्या किया जाता है, वहां पे जो रैंक दी जाती है इनको ध्यान में रखा जाता है, इन तीन पैरामीटर्स को, इसके आधार पे कंट्री को रैंक किया जाता है। तो कौन कौन से? स्वास्थ्य, शिक्षा और आय। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे कभी भी पूछ सकते हैं, स्टैटिक सवाल भी है और कई बार एग्जाम में पूछा गया, मतलब मल्टीपल टाइम्स रिपीटेड क्वेश्चन है, तो आप लोग इसको जरूर पढ़ेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। विच प्लेस इज सेट टू बी द मैनचेस्टर ऑफ साउथ इंडिया। मैनचेस्टर ऑफ साउथ इंडिया किसको बोलते हैं? मैनचेस्टर क्या है? यूनाइटेड किंगडम में, इंग्लैंड में एक जगह है मैनचेस्टर। पहले जब हमारा भारत था, आजाद नहीं था, मतलब बहुत ब्रिटिशर्स के आने से पहले यहाँ पे क्या किया जाता था, यहाँ पे टेक्सटाइल का काम हुआ करता था, ठीक है, टेक्सटाइल उद्योग बहुत ज्यादा, रेशम उद्योग बहुत होता था यहाँ पे, मतलब अच्छा खासा था। जब इंग्लैंड से लोग आए, जब यूरोपियंस आए, तो टेक्सटाइल उद्योग को यहाँ से उठा के ले गए कहाँ? अपने इंग्लैंड में, और वहां पे जाकर के उन्होंने टेक्सटाइल को वहां पे बढ़ावा दिया, और वहां पे मेन उन्होंने कहाँ पे किया? मैनचेस्टर में, ठीक है। इस चीज की फैक्ट्रीज वगैरह कहाँ पे लगाई? मैनचेस्टर में लगाई। और उसके बाद भारत का उद्योग गिर गया और मैनचेस्टर का टेक्सटाइल उद्योग बढ़ गया, और विश्व में सबसे ज्यादा उद्योग हुआ ही कहाँ पे? टेक्सटाइल का, उसके बाद मैनचेस्टर यानी कि इंग्लैंड में हुआ। तो टेक्सटाइल के लिए फेमस कौन हो गया? मैनचेस्टर। उसके बाद दुनिया में अलग अलग स्थानों पे, रीजन्स में, अगर कोई भी ऐसी जगह है जहां पे उस स्थान के अन्य कंट्रीज या अन्य राज्य या अन्य स्थान के मुकाबले अगर उस स्थान पे टेक्सटाइल उद्योग ज्यादा होता है, तो उसे उसे उस स्थान का मैनचेस्टर बोला जाता है, उसको उस स्थान के मैनचेस्टर की ख्याति दी जाती है। ऐसे अगर भारत की बात करूं तो भारत में सबसे ज्यादा उद्योग, रेशम उद्योग कहाँ पे होता है, तो उसके लिए क्वेश्चन बनेगा कि भारत का मैनचेस्टर वर्तमान में किसको बोला जाता है? तो भारत का मैनचेस्टर वर्तमान में अहमदाबाद को, गुजरात के अहमदाबाद में, तो अहमदाबाद सिटी इसको बोलते हैं, भारत का मैनचेस्टर बोला जाता है। लेकिन ये पूछ रहे हैं दक्षिण भारत का, तो अब हम लोग स्पेसिफाई कर दिया उसको, दक्षिण भारत यानी कि साउथ इंडिया की बात चल रही है, तो उसको बोलते हैं कोयम्बटूर, ठीक है। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर, और वैसे आपका अहमदाबाद हमारे भारत का हो जाता है, ठीक है। इस तरीके से चीजें चलती हैं। और अभी बताया था आपको जापान के ओसाका भी टेक्सटाइल के लिए क्या है? काफी फेमस है ओसाका, ठीक है। आगे बढ़ते, इन विच मार्केट फॉर्म मार्केट और इंडस्ट्री इज डोमिनेटेड बाय सिंगल सेलर। मार्केट इकोनॉमिक्स का सवाल है कि अलग अलग मार्केट्स होती है, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक, ओलिगोपोली, ठीक है, डुओपोली, कॉम्पिटिटिव मार्केट, परफेक्ट कंपटीशन मार्केट, ठीक है, ये सारी मार्केट्स यहाँ पे होती है। अब सभी के बारे में डीप में इस वीडियो में नहीं जान सकते, अलग से वीडियो, या फिर चैनल की, अगर आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाएंगे, इकोनॉमिक्स मैंने वहाँ पे हर एक वीडियो बना रखा है इकोनॉमिक्स का, सिंगल टॉपिक भी बाहर नहीं है उसमें, ठीक है, एक भी ऐसा टॉपिक नहीं है जो नहीं पढ़ाया गया है, तो ये सारा का सारा वहां पे है, तो आप वहां से डीप में पढ़ सकते हैं। यहाँ मोटा मोटा बताऊंगा, आपको नाम से मालूम चल रहा है सिंगल सेलर से डोमिनेट किया जाता है। अगर कहीं पे किसी एक व्यक्ति का अधिकार हो जाए तो क्या बोलते हैं? मोनोपोली, यानी कि एकाधिकार। नाम से मालूम चल रहा है क्या हो जाएगा? मोनोपोली, ठीक है। सिंगल सेलर होगा, स्पेसिफिक प्रोडक्ट होगा, वैसा आपके पास आपको कहीं और नहीं मिलेगा, मजबूरन आपको एक से ही खरीदना पड़ेगा। अगर आप एक से ही खरीदेंगे तो अब वह व्यक्ति क्या करेगा? अपने हिसाब से उसका प्राइस तय करेगा, आपके हिसाब से तय नहीं करेगा, तो वहां पे उसका एकाधिकार है, उसको बोलते हैं हम लोग मोनोपोली बोलते हैं, ठीक है। तो वो क्या होगा? आपका प्राइस मेकर होगा हमेशा, उसको प्राइस मेकर बोलेंगे क्योंकि वो अपने हिसाब से प्राइस को वहां पे तय करेगा, ठीक है। ये सारी की सारी चीजें होती हैं। ओलिगोपोली का एग्जांपल क्या है? जैसे हमारे देश में एयरलाइन इंडस्ट्री है, कम सेलर, फ्यू नंबर ऑफ सेलर, यानी कम सेलर होंगे इस मार्केट में, लेकिन जो सर्विस दे रहे होंगे, जो प्रोडक्ट को बेच रहे होंगे, वो भी अच्छा होगा, यानी कि स्पेसिफिक प्रोडक्ट होगा, लेकिन कम लोगों के पास होगा, बहुत लोगों के पास नहीं होगा, ठीक। वहां पे लोग कार्टेल बना देते हैं, यानी कि एक ग्रुप बना के चलते हैं, और लगभग सेम प्राइस आपको हर जगह पे वहां पे देखने के लिए मिलता है ओलिगोपोली में। आगे बढ़ते हैं।
विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर आर इनकरेक्ट, इनमें से कौन सा पेयर करेक्ट और इनकरेक्ट है आपको बताना है। बेसिकली ये एग्रीकल्चर कृषि में रिवॉल्यूशन जो आए थे, अलग अलग ग्रीन रिवॉल्यूशन आया था, ये सारी चीजें, ब्लू रिवॉल्यूशन, येलो रिवॉल्यूशन, उससे रिलेटेड है। तो इनमें से क्या गलत है आपको बताना है। अब क्या गलत है इसके लिए आपको सारे के सारे रिवॉल्यूशन पता होने चाहिए। तो यहाँ पे देखो, अगर आपको दिख रहा होगा तो सारे के सारे रिवॉल्यूशन जो अभी तक हुए हैं और उनको क्या नाम दिया गया है और उनके फादर कौन थे, ये सारी की सारी चीजें यहाँ पे लिखी है मैंने, ठीक है। आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, पहला ही वाला जो है ग्रीन रिवॉल्यूशन, ये आपसे पूछ सकते हैं। इसके अलावा नीचे को आपको पढ़ लेना है, स्क्रीनशॉट ले लो और इसको पढ़ लेना। ग्रीन रिवॉल्यूशन एमएस स्वामीनाथन के द्वारा इंडिया में लाया गया था और विश्व में नॉर्मन बोरलॉग के द्वारा इसको लाया गया था। ग्रीन रिवॉल्यूशन किससे संबंधित है, इरिगेशन ऑफ इकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स और टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट, इकोलॉजिकल पारिस्थितिकी तंत्र और टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट, यहाँ पे इरिगेशन वगैरह इसी से रिलेटेड था ये सारा का सारा। हायर प्रोडक्शन प्रोटीन रिवॉल्यूशन, ठीक है। ऑयल सीड प्रोडक्शन के लिए जो रिवॉल्यूशन आया था इसको बोलते हैं येलो रिवॉल्यूशन। पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के लिए ब्लैक रिवॉल्यूशन, फिश प्रोडक्शन के लिए ब्लू रिवॉल्यूशन, ये सारे के सारे रिवॉल्यूशन है, आप लोग यहाँ पे इनको पढ़ सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये सारे हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, इसका आंसर इसका देख लेना क्या है कैसे है, ठीक है। इजी सा सवाल। एक सवाल अब ये है इकोनॉमिक्स से, अगेन निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत है, कौन सा सही है, ठीक है। मतलब क्या गलत है क्या सही है आपको बताना है। अब ये आपका नेशनल इनकम के सवाल है। नेशनल, अब आपको बताना क्या है यहाँ पे, नेट इनकम, नेशनल इनकम इज इक्वल टू एनडीबी प्लस नेशनल फॉरेन इनकम, जीएनपी यानी कि ग्रॉस। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपको बताता हूँ, चलो फिर से आपको समझ में आ जाएगा। देखिए होता क्या है, नेशनल इनकम होती है तो वहां पे क्या आती है, जीडीपी की बात की जाती है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी कि सकल घरेलू उत्पाद, यानी कि क्या बोलते हैं जीडीपी। एक होता है आपका एनडीपी, ये हो जाएगा आपका, यह ग्रॉस है या नेट है, ठीक है, यह ग्रॉस है या नेट है, इस तरीके से। अब है तो डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जीडीपी होता क्या है कि देश की बाउंड्री के भीतर एक फाइनेंशियल ईयर में कितनी सेवाओं और कितनी वस्तुओं का उत्पादन वहां पे किया गया, इसको क्या बोलते हैं, जीडीपी बोलते हैं, ठीक है। लेकिन अगर वही चीज हम लोग देश की सीमा से बाहर भी कर रहे हैं, सेवाओं और वस्तुओं का उत्पादन, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, नेशनल। वहां पे क्या आएगा, जी की जगह आ जाएगा एन आ जाएगा, यानी कि एनडीपी आ जाएगा, ठीक है। नेट आ जाएगा, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट वहां पे आ जाएगा, ठीक है। इसको इस तरीके से बोलते हैं। अब आपको ग्रॉस से नेट में जाना तो कैसे चले जाएंगे आप, ग्रॉस क्या होता है आपका GROSS और ये क्या होता है आपका नेट, ठीक है। आपको ग्रॉस से नेट में आना है तो कैसे, ग्रॉस मतलब क्या हो गया, संपूर्ण, मतलब पूरा। मान लो 10 लोगों की क्लास है और हर किसी ने 10-10 रुपए जमा करने ताकि आप लोग पार्टी करें, तो 10 लोगों की क्लास में 10-10 रुपए जमा करेंगे तो कितने आने चाहिए, 100 रुपए आने चाहिए। अब आपने रियलाइज किया कि 2 लोग ऐसे हैं जिन्होंने पिछले बार के कंट्रीब्यूशन में 10-10 रुपए एक्स्ट्रा दिए थे, तो उनके पैसे क्या कर दिए जाएंगे, या तो वापस कर देंगे या लेंगे ही नहीं। तो उनके पैसे अगर आप वापस कर दोगे तो कितने हो जाएंगे, 20 माइनस, क्योंकि 2 लोगों के हैं तो 80। तो अब आप लोग क्या बोलोगे, जो 10 लोगों की क्लास थी इसमें जो ग्रॉस कंट्रीब्यूशन किया गया, ग्रॉस कंट्रीब्यूशन कितने का आया, 100 रुपए का आया, लेकिन नेट कितने का आया, नेट आया 80 रुपीज का, ठीक है। ये आया ग्रॉस यानी कि जो सकल है पूरा का पूरा, लेकिन नेट आखिरकार आपके पास आया कितना, 80 रुपए आया। डेप्रिसिएशन, नुकसान कितने का हो गया, 20 रुपए का, इसको क्या बोलेंगे, डेप्रिसिएशन बोलेंगे, ठीक है। तो ग्रॉस में से जब भी हम डेप्रिसिएशन को माइनस करते हैं तो क्या आता है, नेट आता है। समझ रहे हैं इस चीज को, तो यही चीजें यहाँ पे बताई गई है। नेशनल है, ये काफी डीप कॉन्सेप्ट है आपके लिए, लेकिन शॉर्ट में करने के लिए क्या लेके आया हूँ आपको, मैंने फिर से बोलूंगा इकोनॉमिक्स की प्लेलिस्ट में जाके देखो, नेशनल इनकम देखना, वहां पे सारा मैंने डीप में ये पढ़ा रखा है। तो ये चार्ट है आपके सामने, इस चार्ट के माध्यम से आप इसको सही या गलत ठहरा सकते हैं। सबसे पहले क्या है, नेशनल इनकम। नेशनल इनकम हम लोग NNP भी बोलते हैं, ठीक है, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट, इसको NNP नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट भी बोला जाता है, ठीक है। इसको हम लोग नेट नेशनल इनकम भी बोलते हैं। तो नेशनल इनकम कैसे निकाली जा रही है, यहाँ पे देखो NDP में जब आप लोग NFI नेट फॉरेन इनकम को जोड़ रहे हैं तो NI निकाली जा रही है। सबसे पहले ढूंढो NI कहाँ पे, NI मतलब NDP ढूंढो, चलो NDP नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहाँ पे है, तो ये है NDP, ये है, ठीक है, ये है एनडीपी। एनडीपी में एनएफआई जोड़ना है आपको, एनएफआई कहाँ पे, ये है, तो एनडीपी में एनएफआई जोड़ना है और क्या निकल के आ रहा है, एनएनपी। क्या ये सही है कि गलत है, देखो एनएनपी में से एनएफआई घटाओगे, यही तो बोल रहा है आपसे, ये एनएनपी ही तो है, एनएनपी में से एनएफआई घटाओगे आप लोग, क्या निकल के आएगा आपका, एनडीपी निकल के आएगा, यानी कि पहला वाला सही है आपका बिल्कुल, ठीक है। यहाँ से देख लो आप, जीएनपी, जीडीपी में एनएफआई जोड़ोगे तो जीडीपी कहाँ पे आपका, ये आपका जीडीपी। जब आप जीडीपी में NFI जोड़ोगे तो क्या निकल के आना चाहिए, GNP निकल के आना चाहिए। जीडीपी में NFI जोड़ोगे GNP, ये भी बात सही है। जब आप GNP में से इसको यहाँ लाओगे माइनस, तो माइनस NFI,
इज इक्वल टू जीडीपी। ठीक है, तो जीएनपी एनएफआई माइनस करेंगे तो जीडीपी निकल के आएगी, ये भी सही है बिल्कुल। ये दोनों सही, तो गलत क्या होगा आपका ये। ठीक है, एनडीपी इज इक्वल टू जीएनपी माइनस डेप्रिसिएशन। देखो मैंने भी बताया था ग्रॉस से नेट में जाना है तो डेप्रिसिएशन माइनस होगा। अब यहाँ से ग्रॉस से, अब ग्रॉस में से आपने डेप्रिसिएशन माइनस किया, आप नेट में तो आ गए, लेकिन नेशनल से डोमेस्टिक में जाने के लिए आपने क्या किया, आप लोग ग्रॉस से नेट में आए तो डेप्रिसिएशन माइनस हुआ, लेकिन नेशनल से यहाँ आए तो क्या किया आपने, पता नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा पर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी गलत, यानी कि ओनली थर्ड, ऑप्शन नंबर बी वाला गलत हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इन द ग्रुप ऑफ कंट्रीज नोन एज ब्रिक्स स्टैंड फॉर, ब्रिक्स मतलब 5 देशों का एक ग्रुप, ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, ये 5 देशों का एक ग्रुप जिसको बोलते हैं ब्रिक्स। 2001 में इसकी स्थापना हुई थी, लेकिन तब यह ब्रिक हुआ करता था, ब्रिक्स नहीं। 2010 में साउथ अफ्रीका ने इसको ज्वाइन किया, तब इसको बोला गया ब्रिक्स। तो इनमें से कौन सा देश, सिंगापुर नहीं, स्पेन नहीं, दक्षिण अफ्रीका होगा, दक्षिण कोरिया नहीं होगा। ठीक है, ब्रिक्स। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो यही है आपका ब्रिक्स, ये मैप है वर्ल्ड का, आप लोग देख सकते हैं इसको। दक्षिण सूडान को संयुक्त राष्ट्र संघ में 193वां संयुक्त राष्ट्र सदस्य देश कब भर्ती किया गया था, यानी कि दक्षिण सूडान, साउथ सूडान जो कि अफ्रीका कॉन्टिनेंट का है, यह यूएन में कब आया था आपको, ये है साउथ सूडान। ठीक है, यहाँ पे जूबा, तो ये कब आया था साउथ सूडान, 193rd मेंबर, लास्ट मेंबर बना ही कौन है यूनाइटेड नेशंस का, साउथ सूडान। कब बना, 2011 में, जुलाई 2011 में बना था 193rd मेंबर। एग्जाम में पूछा गया ये सवाल, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। किस देश ने हाल ही में आपातकाल की स्थिति को बढ़ा दिया क्योंकि देश में विनाशकारी जंगल में कुछ लोग मारे गए थे। अभी कुछ ही टाइम पहले स्टेट ऑफ इमरजेंसी को एक्सटेंड किया गया इनमें से एक कंट्री में, क्योंकि वहां पे हीट वेव चली जिसकी वजह से वहां पे जंगल में आग लगी और कई सारे लोग वहां पे मारे गए। तो कौन सी देश की बातें चल रही, करंट अफेयर्स का ये सवाल है। तो किस देश में ऐसा हुआ था अभी हाल ही में, ब्राजील में। अब ब्राजील कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ब्राजील कहाँ पे, ये रहा आपका ब्राजील। ठीक है, यहाँ एक है साओ पोलो। साओ पोलो किस चीज के लिए फेमस है, कॉफी के लिए। साओ पोलो कॉफी के लिए फेमस है, ब्राजील की राजधानी ब्राजीलिया है। ठीक है, ये सारी की सारी चीजें हैं इसमें। आगे बढ़ जाते हैं, इतना ही इंपॉर्टेंट है। HAL की हेलीकॉप्टर फैक्ट्री कहाँ स्थापित होने जा रही है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड अपनी एक हेलीकॉप्टर फैसिलिटी को, क्या फैक्ट्री को क्या करेगा, स्थापित करेगा, जिससे कि हम लोग भारत में इंडिजीनियसली कि जितने भी हेलीकॉप्टर्स के पार्ट्स होते हैं उनको यहाँ पे प्रोड्यूस कर सकते हैं, मैन्युफैक्चर कर सकते हैं, किसी और देश पे डिपेंड होने की जरूरत हमें नहीं पड़ेगी, और हेलीकॉप्टर्स को भी हम लोग यहाँ पे मैन्युफैक्चर और प्रोड्यूस कर पाएंगे। तो इसके लिए एक फैक्ट्री लगा रहे हैं तुमाकुरु में लगा रहे हैं, और ये कहाँ पे आपका तमिलनाडु या कर्नाटका में तुमाकुरु में लगा रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। अमित शाह ने किस राज्य में 450 करोड़ के नैनो यूरिया प्लांट की नींव रखी। अभी हाल ही में एक नैनो यूरिया प्लांट जो कि 5th नंबर का है, ये 5th नैनो यूरिया प्लांट, ये 450 करोड़ इसकी लागत है। कहाँ पे इसको अभी इसका फाउंडेशन स्टोन ले किया गया, आपको बताना है। आंध्र प्रदेश, झारखंड, गुजरात या फिर राजस्थान, कहाँ पे किया गया, झारखंड में किया गया। आपसे पूछ सकते हैं पहला नैनो यूरिया प्लांट कौन सा है भारत का, कहाँ पे है, गुजरात। ठीक है, कहाँ पे है वो, गुजरात में। अमित शाह के द्वारा इसके लिए रखी गई थी, फाउंडेशन स्टोन इसका ले किया गया था, गुजरात में इसका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 46वां अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेले में कौन सा देश थीम है, कोलकाता में लगा हुआ 46th इंटरनेशनल बुक फेयर लगा, तो उस इंटरनेशनल बुक फेयर के लिए जो थीम कंट्री थी वो कौन सी थी, स्पेन थी। ऑप्शन नंबर ए स्पेन, इसकी राजधानी क्या है, मैड्रिड, स्पेन थी। अब 2025 में यह बुक फेयर लगेगा, इंटरनेशनल बुक फेयर स्पेन में, तो उस टाइम पे 2025 में इसकी थीम कंट्री होगी वो कौन होगी, हमारा देश भारत होगा। समझ रहे हैं इस चीज को, भारत यानी कि इंडिया। आगे बढ़ जाते हैं। इंडियन मेंस हॉकी टीम चीफ कोच ग्राहम रीड रिजाइंड फ्रॉम हिज पोजीशन, ही इज फ्रॉम विच कंट्री। ग्राहम रीड ने अभी हाल ही में रिजाइन किया, जो कि इंडियन मेंस हॉकी के कोच हुआ करते थे, किस कंट्री के वो हैं, ऑप्शन नंबर बी। करंट का सवाल है, आपको पता रहना चाहिए, स्पोर्ट्स रिलेटेड है, इसलिए तेज तेज आया क्योंकि यहाँ पे कुछ समझने का नहीं है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया, ये करंट के सवाल है। आगे बढ़ते हैं। किसी राज्य का राज्यपाल पद धारण करता है, गवर्नर ऑफ स्टेट होल्ड्स ऑफिस कब, ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, जब राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, या फिर जब तक उसके पास मुख्यमंत्री का विश्वास मत है तब तक, या फिर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का उसके ऊपर विश्वास मत है तब तक, या फिर जब तक राज्य की विधानसभा का उसके ऊपर विश्वास मत है तब तक। इसका आंसर क्या हो जाएगा, राज्य का राज्यपाल क्या होता है, देखिए 52 से लेके 51 तक, 151 तक क्या होता है आपका, भाग 5 चलता है, यहाँ पे हम लोग संसद की बात करते हैं। उसके बाद 152 से लेकर के हम लोग 237 तक कहाँ पे आ जाते हैं, आपके स्टेट में आ जाते हैं, जहाँ पे 152
152 आर्टिकल में क्या होता है, स्टेट की परिभाषा है, लेकिन 153 में क्या है, गवर्नर, राज्य का राज्यपाल की हर स्टेट का एक गवर्नर होगा जिसको राष्ट्रपति अपॉइंट करेगा। कभी कभी यह 2 स्टेट्स में एक राज्यपाल भी हो सकता है, ये प्रावधान भी यहाँ पे दिया गया है। 153 154 में क्या है, इसके एग्जीक्यूटिव पावर्स, इसकी कार्यकारी शक्तियां हैं। 155 में क्या है, इसका अपॉइंटमेंट, किसका अपॉइंटमेंट कैसे होगा, राष्ट्रपति करेगा। 156 में है टर्म ऑफ ऑफिस, यानी कि जब यह कार्यभार संभालेगा उसकी शर्तें क्या क्या हैं, टर्म ऑफ ऑफिस 156 में बताया गया है, ठीक है। 156 में, और यहाँ पे बात की गई है कि राष्ट्रपति का विश्वास मत इसके ऊपर जब तक है तब तक यह वहां पे रह सकता है, क्योंकि राष्ट्रपति का एक नुमाइंदा होता है राज्यपाल, ठीक है। तो ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, राज्यपाल जब तक चाहे इसको वहां पर रख सकता है। जैसे राज्यपाल बोलेगा कि हाँ इसको यहाँ से हटाना है तो हट जाएगा, जैसे अभी राष्ट्रपति, ठीक है। अभी कुछ ही दिन पहले बहुत सारे स्टेट्स में हमारे यहाँ पे क्या किया गया, अपॉइंटमेंट्स सफल किए गए हैं, किसके, राज्यपालों के, ठीक है। अभी कुछ दिन पहले, 1 हफ्ते पहले, 12-13 फरवरी की बात है, ठीक है। और वो सारे के सारे कौन से हैं, ये हैं, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो इसका, पढ़ लेना कि कौन नए गवर्नर बने हैं, कौन लास्ट में गवर्नर थे, ठीक है। ये सब किए किसने, राष्ट्रपति ने किए, जो कि प्रेसिडेंट है द्रौपदी मुर्मू। सार्क का सचिवालय कहाँ है, सार्क क्या है, साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन। साउथ एशिया की कंट्रीज ने एक प्लान बनाया कि हम लोग रीजनल कोऑपरेशन यानी कि क्षेत्रीय सहयोग के लिए एक ग्रुप बनाते हैं, एसोसिएशन बनाते हैं, उसको बोला गया सार्क, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, जिसको बोलते हैं हिंदी में दक्षेस। दक्षेस का मतलब क्या है, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। इस दक्षेस में दक्षिण एशिया की 8 कंट्रीज हैं। दक्षिण एशिया मतलब जो भारत के साइड का इलाका है वो वाला एशिया, दक्षिण एशिया 8 कंट्रीज है। वह 8 कंट्रीज कौन कौन सी है आपको बताना है। स्टार्ट करेंगे मैप के माध्यम से। यहाँ पे क्या है, मालदीव्स, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, ये 8 कंट्रीज हैं जो कि सार्क में आती हैं, ठीक है। यही क्या इलाका, कौन सा इलाका है आपका, दक्षिण एशिया का इलाका है। दोबारा देखेंगे, मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, 8 कंट्रीज सार्क यानी दक्षेस में आती हैं। इसका मुख्यालय कहाँ पे, नेपाल के काठमांडू में है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अरेंज द फॉलोइंग सिटीज इन एन ऑर्डर फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। नॉर्थ यानी कि उत्तर से दक्षिण आते हुए कौन सी सिटी कब कहाँ पे पड़ेगी, ये आपको बताना है। भुवनेश्वर, चेन्नई, हैदराबाद, कोच्चि। सबसे ऊपर क्या आएगा आपका, मैप खोल देते हैं इसके लिए। मैप कहाँ गया इंडिया का, ये आपका भुवनेश्वर है, ठीक है। सबसे पहले भुवनेश्वर आ गया, उसके बाद क्या आएगा आपका, और क्या था ऑप्शन में, चेन्नई, हैदराबाद, कोच्चि। तो चेन्नई कहाँ पे आपका, चेन्नई किसकी राजधानी, तमिलनाडु की राजधानी, तो चेन्नई यहाँ पे आ जाएगा। सेकंड ये आ गया चेन्नई, उसके बाद हैदराबाद यहाँ पे आएगा आपका, ये तेलंगाना में, उसके बाद कोच्चि आएगा यहाँ पे। तो भुवनेश्वर, तेलंगाना, चेन्नई और कोच्चि। भुवनेश्वर, तेलंगाना यानी कि हैदराबाद, चेन्नई, कोच्चि। 1 3 2 4 ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ द प्रीचिंग मुद्रा और जेस्चर इन विच द बुद्धा इज डिपिक्टेड डिलीवरिंग हिज सर्मन इन द गांधारा स्कल्पचर्स। गांधारा स्कल्पचर्स में जो लॉर्ड बुद्धा है उनको सरमन, उपदेश देते हुए दिखाया गया है। ये उपदेश उनका पहला उपदेश जो उन्होंने सारनाथ में दिया था, एनलाइटमेंट यानी कि उनका जब एनलाइटमेंट हो गया था उसके बाद में। तो वो जिस मुद्रा में दिखाया गया है उस मुद्रा को क्या बोला जाता है, आपसे पूछा जा रहा है। क्या बोलते हैं उसको, व्हील ऑफ धर्मा, धर्म का चक्र, इसको बोलेंगे धर्म चक्र। ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा। अब यह मुद्रा कैसी है, यह मुद्रा कुछ ऐसी आपको दिखने में दिखेगी, यह आपका धर्म चक्र है, ठीक है। यही तो यह मुद्रा है जब उन्होंने अपना पहला उपदेश दिया था। ये सारी की सारी चीजें यहाँ पे है। हु इज द ऑथर ऑफ ब्रेव हार्ट्स ऑफ भारत। अभी कुछ टाइम पहले यह बुक चर्चा में आई थी, ब्रेव हार्ट्स ऑफ भारत, जो कि भारत के कुछ स्वतंत्रता सेनानी, उनकी स्टोरीज हैं इसमें बेसिकली। किन्होंने लिखी थी, डायरेक्ट सवाल आपके लिए, विक्रम संपत, आप लोग याद रखेंगे, विक्रम संपत के द्वारा इसको लिखा गया था। कुछ बहादुर लोगों की इसमें स्टोरीज हैं, ठीक है। हाल ही में किस देश ने नया ट्रांसजेंडर विधेयक पारित किया जो किसी को भी 16 वर्ष और उससे अधिक आयु के लिंग को बदलने की अनुमति देता है। एक ट्रांसजेंडर बिल पास किया गया था कुछ टाइम पहले, लेकिन आज के दिन इसको क्या कर दिया गया है, पास कर दिया गया वहां पे। तो यह कौन सा देश बना जो वहां पे 16 साल या उससे ऊपर कोई भी व्यक्ति हो, वह बिना मेडिकल सुपरविजन के, बिना मेडिकल किसी चीज की वजह से क्या कर सकता है, अपना लिंग परिवर्तित कर सकता है। तो यह किसने किया था अभी हाल ही में, किसने किया, स्पेन ने किया था। मैड्रिड इसकी राजधानी है, ठीक है, स्पेन ने भी हाल ही में किया है। आगे बढ़ते हैं।
व्हाट इज द वर्ड एड्स डे, व्हेन इज द वर्ड एड्स डे, एड्स डे कब ऑब्जर्व किया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 दिसंबर को किया जाता है हमेशा, ठीक है, याद रखेंगे। इस बार की इसकी थीम क्या थी आपकी, इक्वलाइज, ठीक है, इक्वलाइज इस बार की इसकी थीम थी, तो हमने 1 दिसंबर 2022 को इसको सेलिब्रेट किया था या ऑब्जर्व किया था। एलिसा, एड्स के लिए एलिसा क्या होता है, टेस्ट होता है इसको टेस्ट करने के लिए। एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम इसका फुल फॉर्म। HIV से होता है ह्यूमन इम्यूनो वायरस, कहाँ पे है, HIV लिखा नहीं है यहाँ पे, तो HIV से यहाँ पे लिखा है, ठीक है, ह्यूमन इम्यूनो वायरस, इससे यह होता है। आगे बढ़ते हैं। ग्रैमी अवार्ड इज गिवन इन द फील्ड ऑफ, अभी हाल ही में रिक्की केस को ग्रैमी अवार्ड दिया गया। रिक्की केस को उनकी एक एल्बम आई थी डिवाइन टाइड्स, उसके लिए जॉइंटली उनके साथ एक और व्यक्ति को दिया गया था, ठीक है, तो उनको दिया गया था ग्रैमी अवार्ड। तो पूछ रहे हैं ग्रैमी अवार्ड किस लिए दिया जाता है, म्यूजिशियन के क्षेत्र, म्यूजिशियन को दिया जाता है, यानी कि म्यूजिक के क्षेत्र में दिया जाता है, बहुत ही प्रतिष्ठित एक अवार्ड है ग्रैमी अवार्ड। रिक्की केस को दिया गया था, यह 4th इंडियन है जिनको अभी हाल ही में यह मिला है, और 4th इंडियन और 3 टाइम्स, ये 3rd टाइम इनको अभी हाल ही में मिला है। इससे पहले 2015 में भी इनको मिल चुका है ग्रैमी अवार्ड, ठीक है, और पिछले साल भी मिला था, उससे पहले 2015 में मिला था। डिवाइन टाइड्स के लिए स्टीवर्ट कोपलैंड के साथ इनको मिला, स्टीवर्ट कोपलैंड और इनको एक साथ दिया गया इसके लिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इंडिया इज नॉट अ मेंबर ऑफ, चलो ये सवाल आपके लिए, सार्क का तो है, यूएन का भी है, सार्क का तो है, यूएन का है कि नहीं है मुझे नहीं पता, G20 का है कि नहीं मुझे नहीं पता, G8 का है कि नहीं मुझे नहीं पता। आप सभी के लिए सवाल, आप लोग आंसर देंगे, बहुत ईजी सवाल है, थोड़ा दिमाग लगाएंगे तो बता देंगे इसको, ठीक है, ये इंडिया का मैप है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे कुछ आपके सामने सोशल रिफॉर्म मूवमेंट, आर्य समाज, ब्रह्म समाज, वेद समाज, प्रार्थना समाज दिए गए हैं, यहाँ पे इनके फाउंडर हैं, बताना है कि इसमें से कौन सा मैच सही है कौन सा नहीं है। सबसे पहले आर्य समाज, आर्य समाज की स्थापना किन्होंने करी थी, वेदों की ओर चलो, वेदों के हिसाब से जिंदगी को जियो, दयानंद सरस्वती ने किया था। उसके बाद ब्रह्म समाज की स्थापना किन्होंने करी थी, राजा राम मोहन राय, इनकी डेथ एनिवर्सरी कुछ टाइम पहले ही हमने सेलिब्रेट करी है, ऑब्जर्व करी है अभी। वेद समाज किन्होंने करी थी, केशव चंद्र सेन, इनके साथ साथ के सिद्धार्थ नायडू ने करी थी। प्रथम समाज की स्थापना किसने करी थी, आत्माराम पांडुरंग ने करी थी, प्रथम समाज की इन्होंने। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, 1 बी, उसके बाद सेकंड का डी, यानी कि नहीं ए, ये हो जाएगा इसका बी, ठीक है, 1 का बी, 2 का ए, 3 का डी और 4 का सी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये चीज यहाँ पे लिखी हुई है। लोअरिंग ऑफ वैल्यू ऑफ करेंसी रिलेटेड टू फॉरेन करेंसी इज कॉल्ड, विदेशी संदर्भ मुद्रा के सापेक्ष मुद्रा के मूल्य को कम करना क्या कहलाता है। अगर करेंसी की वैल्यू डाउन कर देते हैं कभी कभी, तो इकोनॉमिक्स का सवाल है, बता देता हूं आपको। करेंसी की बात चल रही है, यानी कि ट्रेड की बात चल रही है, यानी कि व्यापार की बात चल रही है। अब जब व्यापार की बात चल रही है तो कभी कभी कंट्री क्या करती है, अपने करेंसी की वैल्यू को घटा देती है। मान लो हमने अपने करेंसी की वैल्यू को घटा दिया, करेंसी की वैल्यू जब घटती है तो 2 तरीके से घटेगी, एक को हम लोग बोलते हैं डेप्रिसिएशन, एक को बोलते हैं डिवैल्यूएशन। इंग्लिश में याद रखेंगे, डेप्रिसिएशन डिवैल्यूएशन। डेप्रिसिएशन होता है जब ऑटोमेटिकली घट जाती है उसकी वैल्यू करेंसी की, मुद्रा की। डिवैल्यूएशन जब जानबूझ से घटाया जाता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डिवैल्यूएशन, ठीक है, क्योंकि जानबूझ से किया जा रहा है, तो डिवैल्यूएशन। किया क्यों जाता है डिवैल्यूएशन, देखिए मान लो वर्तमान में $1 की कीमत कितनी है, 60 रुपए है मान लो। अब जब करेंसी की वैल्यू गिरेगी हमारी, तो 60 की जगह कितने का मिलेगा, 70 का मिलेगा। तो आप लोग क्या करोगे, मान लो $1 को खरीदना है, तो पहले आपको 60 रुपए देने पड़ रहे थे, ठीक है, यानी कि $1 के आपको मान लो आपने बेचा तो आपको 60 रुपए मिल रहे थे, और अब आपको कितने मिल रहे हैं, 70 रुपए मिल रहे हैं। तो आप लोग क्या करोगे, डॉलर को बेचोगे। बेचने का मतलब क्या हो जाएगा, एक्सपोर्ट करोगे। एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए इसको किया जाता है, और जैसे आपको इंपोर्ट बढ़ाना है तो इस वैल्यू को बढ़ा दिया जाएगा उस टाइम पे, ठीक है। तो ये आपके सामने कॉन्सेप्ट है। आगे बढ़ते हैं। Why does the west coast of India receive more rainfall? मतलब भारत का वेस्ट कोस्ट इसके अपेक्षा ज्यादा रेनफॉल ग्रहण क्यों करता है। देखो साउथ वेस्ट मानसून आता है इस तरीके से, ठीक है, ये ब्रांच आएगी यहाँ से, ये आई ब्रांच। अब जैसे यहाँ पे पश्चिमी घाट पे आता है, आगे पहाड़ों पे टकराता है और यहाँ पे बारिश करा देता है, समझ रहे हैं इस चीज को। और इस तरफ यानी कि इसके उस तरफ बारिश नहीं होती, इसको क्या बोलते हैं, वृष्टि छाया प्रदेश बोलते हैं। इधर वाला इलाका वृष्टि छाया प्रदेश, और इधर वाले में बारिश हो जाती है। तो बारिश होगी यहाँ पे, तो ज्यादा क्यों हो रही है यहाँ पे बारिश, क्योंकि यहाँ पे पहाड़ है, पहाड़ होने की वजह से टकरा करके यहाँ पे बारिश करा देता है। अब यहाँ पहुंचने के ठंडा हो जाता है, इसमें उतनी नमी नहीं रहती है, तो यह बारिश यहाँ पे नहीं करा पाता है, ठीक है, तो यहाँ पे बारिश करा देता है। उसके बाद आगे निकलता है यहाँ से और ऐसे हिमालय में टकरा के यहाँ बारिश करा देता है। यहाँ जो शाखा आती है गारो खासी जयंतिया, गारो खासी जयंतिया यहाँ पे है पहाड़ियाँ तीनों मेघालय में, यहाँ पे आती है ये वाली शाखा इस तरीके से आती है।
टकराती है, ऐसे घूम जाती है और यहाँ पे आके बारिश कराती है बहुत तेज। यहाँ पे है मौसिन राम में इसलिए ज्यादा बारिश होती थी। जब यहाँ पे घूम जाता है पूरा मानसून तो घूम के ऐसे निकलता है, यहाँ पे घूमेगा और घूम के ऐसे निकलेगा, और यहाँ से एक शाखा इस तरीके से आ रही है जो अरावली, यहाँ पे अरावली पर्वत है, इसके समानांतर निकल के आती है और आके दिल्ली में मिल जाती है। तो दिल्ली में आते ये वाली शाखा, दिल्ली में आते यहाँ से ये वाली शाखा, और कुछ हिस्सा हिमालय में टकराने वाले मानसून का भी यहाँ पे आता है। इस वजह से यहाँ पे क्या हो जाती है, दिल्ली में बारिश हो जाती है। समझ रहे हैं? तो क्यों होती है यहाँ पे बारिश? ऑप्शन नंबर क्या आंसर हो जाएगा, वेस्टर्न घाट्स ऑब्स्ट्रक्ट द विंड्स। ठीक है, क्योंकि ये हवाओं को रोकते हैं वहां पे। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। Which of the following articles cannot be suspended even during emergency? इमरजेंसी जो 352 में है, उस टाइम पे किस आर्टिकल को छीना नहीं जा सकता आपसे? 359 आर्टिकल ये बताता है कि आपसे इमरजेंसी के टाइम पे कौन से आर्टिकल्स छीने नहीं जा सकते हैं, कौन से अधिकार आपसे नहीं छीन सकते। तो है आपके 20 और 21 स्वतंत्रता का अधिकार, यानी कि 21 आर्टिकल है राइट टू लाइफ, जीने का अधिकार आपसे नहीं छीन सकते हैं। और अगर आपको प्रोटेक्शन अगेंस्ट इन कन्विक्शन, यानी कि जब आप पे दोषारोपण किया जाएगा उस टाइम पे आप लोग उसके लिए आवाज उठा सकते हैं। तो ये कहाँ पे आपको दिया गया है, डबल जेओपार्डी बोलते हैं आर्टिकल नंबर 20 में। ठीक है, तो ये यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे लिखा भी है मैंने। ठीक है, 44th अमेंडमेंट हुआ था, उसके आधार पे लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ यूनियन टेरिटरी क्या कर सकता है? जो गवर्नर होता है, एलजी होता है किसी यूटी का, यानी कि उसको बोलते हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर। वह बेसिकली राष्ट्रपति का ही नुमाइंदा होता है, वो सारे काम कर सकता है, ऑर्डिनेंस भी पास कर सकता है वहां पे। ऑर्डिनेंस कब? जब मान लो उस यूटी में कोई विधानसभा काम नहीं कर रही, जो विधानसभा वाली यूटी होगी वहां पे विधानसभा काम नहीं कर रही है, तो वहां पे लॉ पास कैसे किया जाएगा अगर जरूरी है तो? वह एलजी करेगा, एलजी करेगा प्रेसिडेंट के आदेश के अनुसार, लेकिन ऑर्डिनेंस यानी कि अध्यादेश वहां पे वो पास कर सकता है। कैन इश्यू एन ऑर्डिनेंस ओनली आफ्टर ऑब्टेनिंग इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द प्रेसिडेंट। ठीक है, वह यह कर सकता है इनमें से। ठीक है, ये इसका आंसर रहेगा। बाकी इसमें से कोई भी चीज वो नहीं कर, अपने विवेक से नहीं कर सकता, अध्यादेश जारी ही नहीं कर सकता है, ऐसा भी नहीं कर सकता है, लेकिन राष्ट्रपति के कहने के अनुसार। आगे बढ़ते हैं। मलिक काफूर वाज हुज जनरल। मलिक काफूर किसका जनरल था? आपने पद्मावत मूवी देखी होगी, रणवीर सिंह दीपिका पादुकोण वाली, तो उसमें मलिक काफूर था, रणवीर सिंह थे अलाउद्दीन खिलजी। तो अलाउद्दीन खिलजी का ही जनरल हुआ करता था कौन? मलिक काफूर। अलाउद्दीन खिलजी एक जनरल था जिसका नाम क्या था? नुसरत खान। वही इस वक्त गुजरात मिशन के दौरान 1299 में खरीद के लेके आया था मलिक काफूर को, जो कि इसका एक बेसिकली स्लेव था, बाद में जनरल बनाया गया था। किसका? अलाउद्दीन खिलजी, यानी कि ऑप्शन नंबर 3। आगे बढ़ते हैं। इफ प्राइस ऑफ एन आर्टिकल डिक्रीजेस फ्रॉम इतना इतना, किसी वस्तु की कीमत घट के इतनी हो गई, P1 से घट के 25 हो गई, और उसकी मांग 900 से बढ़ के 1200 हो गई, तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, यानी कि मांग की बिंदु लोच 2 है तो P1। अब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है कि प्राइस घटने या बढ़ने से उसकी डिमांड में कितना फर्क पड़ा, इस कितने फर्क को हम लोग क्या बोलते हैं? इलास्टिसिटी बोलते हैं। अब किसकी फर्क? मांग का फर्क है, तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इसको बोला जाता है। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैसे निकाला जाता है? उसका फॉर्मूला है डेल Q अपॉन डेल P इंटू P अपॉन Q। मतलब क्या है इसका? क्वांटिटी में कितना चेंज आया, कितना है? 900 से बढ़ के कितना हो गया? 1200 हो गया, यानी कि 300 का चेंज आया। प्राइस में कितना चेंज आ रखा है? घट के P1 से घट के 25 हो गया, यानी कि P1 बड़ा था तो P1 माइनस 25 हो गई। ठीक है, अब P क्या है? यहाँ पे प्राइस कितना हो गया है? बेस प्राइस कितना है? P1, यानी कि पहले कितना था? P1, और पहले उस क्वांटिटी डिमांडेड कितनी थी? 900 थी, तो 900 इज इक्वल टू इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो दे रखी है आपको 2। आपको निकालनी है P1 की वैल्यू। जब आप इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे यहाँ से, या 150 ये आ जाएगा आपको 6, तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो P की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी? 30 आ जाएगी। ठीक है, P1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी? 30, यानी कि RS 30 आएगी। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है? प्राइस घटने या बढ़ने से डिमांड में कितना फर्क पड़ा, दैट इज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। डिस्प्लेसमेंट, विच अमंग द फॉलोइंग इज फॉल्स अबाउट डिस्प्लेसमेंट। विस्थापन के बारे में इनमें से क्या गलत है आपको बताना है। विस्थापन और दूरी, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दो चीजें होती हैं। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? मान लो आपको A से B पे जाना है, ठीक है, तो आप कैसे जा सकते हो? ऐसे जा सकते हो, ऐसे जा सकते हो, इस तरीके से जा सकते हो आप लोग यहाँ से। ठीक है, तो ये सारे के सारे रास्ते आपके जाने के लिए हैं। तो A से B तक जाने के लिए जो रास्ते की लंबाई आपको पड़ी उसको क्या बोलते हैं हम लोग? दूरी बोलते हैं। ठीक है, जो भी रास्ते की लंबाई आपने तय करी वो आपकी दूरी कहलाएगी। लेकिन विस्थापन क्या है? डिस्प्लेसमेंट क्या है? A से B की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है? तो सबसे छोटा रास्ता है A से B का, उसको बोलते हैं हम लोग विस्थापन, यानी कि यह रहेगा आपका विस्थापन। तो आपसे क्या बोल रहा है, इनमें से क्या फॉल्स है?
जो विस्थापन है वो आपका पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो कुछ भी हो सकता है, क्योंकि विस्थापन एक सदिश राशि है। तो सदिश राशि में दिशा होती है, दिशा है तो वह प्लस, माइनस या जीरो हो सकता है, तो यह सही हो जाएगा। डिस्प्लेसमेंट इज नेवर ग्रेटर देन डिस्टेंस को फिर देखते हैं। ऐसा यूनिट मीटर होती है, क्योंकि दूरी की मीटर तो इसके मीटर होती है। इट इज ऑलवेज पॉजिटिव, गलत, क्योंकि यह नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, तो हमेशा पॉजिटिव होगा तो गलत, तो यही इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि यही इसके बारे में गलत है। डिस्प्लेसमेंट इज नेवर ग्रेटर देन डिस्टेंस, सही है। डिस्प्लेसमेंट क्या, सबसे छोटी डिस्टेंस है, तो ये दूरी से बड़ा कभी भी नहीं हो सकता है। डिस्प्लेसमेंट दूरी से हमेशा छोटा ही रहेगा, क्योंकि यह शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। समझ रहे इस चीज को, आगे बढ़ते हैं। फिजिकल क्वांटिटीज विच हैव डैश एंड नो डैश आर कॉल्ड स्केलर, यानी कि अदिश राशियां। अदिश राशियां कौन सी होती हैं? जिसमें मैग्नीट्यूड यानी कि उनका मान होता है, उनकी दिशा नहीं होती है। मतलब अदिश राशियां कौन? जिसमें उनका मैग्नीट्यूड होगा यानी कि परिमाण होगा, लेकिन डायरेक्शन नहीं होगी, दिशा नहीं होगी। ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा। सदिश क्या होती है? जिसमें परिमाण भी होगा, मतलब मैग्नीट्यूड होगा, डायरेक्शन होगा, उसके साथ साथ वह जो सदिश राशि है वेक्टर सम योग का यानी कि वेक्टर नियम का पालन करना चाहिए। जब वो 3 कंडीशंस पूरी होती हैं तो वह एक राशि सदिश राशि बन जाती है। एग्जाम्पल क्या है? करंट, यानी कि जो आपका जो करंट होती है, करंट में क्या होता है आपका? उसमें मैग्नीट्यूड होता है, दिशा होती है, लेकिन क्योंकि यह वेक्टर नियम का पालन नहीं करती, इसीलिए ये क्या है? एक अदिश राशि, सदिश राशि नहीं होती है। ठीक है। वेयर डज इंडिया स्टैंड इन द हेनले पासपोर्ट इंडेक्स? अगेन करंट अफेयर्स का सवाल। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में इंडिया की स्थिति क्या है? तो कौन सी स्थान पे आया था? 85 पे आया था। पूरी की पूरी लिस्ट आपके सामने यहाँ पे, आप उसका स्क्रीनशॉट ले लो और आपको यहाँ पे सारी की सारी रैंक्स देखने को मिल जाएंगे। जापान, सिंगापुर, जर्मनी, फिनलैंड, इस तरीके से सारे के सारे यहाँ पे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पीएम मोदी फ्लैग्ड ऑफ वर्ल्ड लॉन्गेस्ट रिवर क्रूज गंगा विलास इन विच? अभी हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने गंगा विलास, एक जो सबसे लंबी है वर्ल्ड की, उस लॉन्ग क्रूज को इनॉग्रेट किया, जो कि यूपी से लेकर असम तक जाएगी। यूपी के वाराणसी से लेकर के असम के डिब्रूगढ़ तक जाएगी। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डिब्रूगढ़, कि अब डिब्रूगढ़ तक ये जाएगी, यही बात यहाँ पे पूछ रहे हैं आपसे। ठीक है, इसके साथ साथ एक टेंट सिटी टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए वाराणसी में इनॉग्रेट की गई। ठीक है, तो ये सारे के सारे सवाल थे। आई होप आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा, जिसमें 50 क्वेश्चंस मैंने आपके लिए लिए थे, जो कि जनरल अवेयरनेस के हर सेक्शन से थे। इसमें कुछ इजी, कुछ टफ, कुछ मॉडरेट तीनों सवाल थे। ठीक है, तो ऐसे ही वीडियोस मैं आपके लिए और लाते रहूंगा, जिसमें आपकी तैयारी और भी अच्छी होगी हमारे साथ। ठीक है, तो आप लोग इन वीडियोस को जरूर सपोर्ट करेंगे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। आप सभी अपना ख्याल रखेंगे। आप सभी को आने वाले एग्जाम्स के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। बी 50% फास्टर। थैंक यू ऑल।